हेलो गाइस, तो आज से हम यहाँ पर नेक्स्ट जेएस को पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हमारा लेक्चर 1 है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर नेक्स्ट जेएस के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो चलो अब इसके लिए मैंने यहाँ पर नोट्स बनाई है, तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट जेएस होता क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट जेएस होता है ना, वो यहाँ पर एक रिएक्ट की फ्रेमवर्क होती है। जो क्या करता है, वो यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग एप्लीकेशन बना सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक फुल स्टैक एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकता है। मतलब कि देखो, जो हमारा रिएक्ट होता है ना, वो यहाँ पर सिर्फ फ्रंट एंड को ही क्रिएट कर सकता है। पर जो हमारा नेक्स्ट जेएस है ना, वो यहाँ पर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट भी बना सकता है। तो मतलब कि जो हमारा रिएक्ट है ना, वो यहाँ पर एक यूआई लाइब्रेरी है। जबकि जो हमारा जो नेक्स्ट जेएस होता है ना, वो यहाँ पर एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, जो यहाँ पर फ्रंट एंड भी बना सकता है और बैक एंड भी यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट जेएस की जरूरत क्यों होती है। तो जब हम यहाँ पर रिएक्ट को यूज करके यहाँ पर एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पर राउटिंग करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद रिएक्ट के अंदर यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं होती है। इसके बाद रिएक्ट के अंदर यहाँ पर एसईओ की भी यहाँ पर लिमिटेशन होती है। उसके बाद जो हमारा रिएक्ट होता है ना, वो यहाँ पर बैकएंड को क्रिएट नहीं कर सकता है। पर रिएक्ट ऐप के अंदर यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है ना, उसे हम यहाँ पर मैन्युअली यहाँ पर करना पड़ता है। तो जब हम यहाँ पर रिएक्ट को यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर इन सभी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा नेक्स्ट जेएस। इसलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट जेएस को यूज करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं रिएक्ट वर्सेस नेक्स्ट जेएस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राउटिंग की बात करते हैं। तो जब यहाँ पर रिएक्ट के अंदर हम यहाँ पर राउटिंग करनी होती है, तब यहाँ पर रिएक्ट राउटर नाम के पैकेज को इंस्टॉल करना होता है। जबकि जो हमारा नेक्स्ट जेएस होता है ना, उसके यहाँ पर राउटिंग इनबिल्ट यहाँ पर होती है। उसके बाद दूसरा फीचर होता है यहाँ पर एसएसआर, मतलब कि सर्वर साइड रेंडरिंग। तो जो हमारा रिएक्ट होता है ना, उसके यहाँ पर एसएसआर इनबिल्ट नहीं होता है। जबकि जो हमारा नेक्स्ट जेएस होता है ना, उसके यहाँ पर एसएसआर इनबिल्ट होता है। उसके बाद तीसरा फीचर है यहाँ पर ऐप राउटर। तो जो हमारे रिएक्ट ऐप होते हैं ना, उसके यहाँ पर ऐप राउटर नहीं होता है। जबकि जो हमारा नेक्स्ट जेएस होता है ना, उसके यहाँ पर ऐप राउटर होता है। उसके अंदर यहाँ पर एसईओ की बात करते हैं। तो जो हमारा रिएक्ट होता है ना, उसके यहाँ पर लिमिटेशन के अंदर हम यहाँ पर एसईओ कर सकते हैं। जबकि जो हमारा नेक्स्ट जेएस होता है ना, उसके यहाँ पर फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बैकएंड की बात करते हैं। तो जो हमारा रिएक्ट होता है ना, वो यहाँ पर बैकएंड को क्रिएट नहीं कर सकता है। जबकि जो हमारा नेक्स्ट जेएस होता है ना, वो यहाँ पर बैकएंड को यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। तो अब इन सभी बेनिफिट के कारण हम यहाँ पर नेक्स्ट जेएस को यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप को कैसे सेटअप करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर इसके फोल्डर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ और यहाँ में लिखना है नेक्स्ट जेएस। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जाना है। और देखो यहाँ पर एक गेट स्टार्टेड लिखा है ना, इसके नीचे यहाँ पर एक कमांड है। तो इसे हमें यहाँ पर कॉपी कर देना है। ओके, और अब यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओपनिंग टर्मिनल के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और अब यहाँ में इस कमांड को यहाँ पर चला देना है। तो देखो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट ऐप। ओके, अब देखो इसके बाद यहाँ पर हमें डिफॉल्ट ऑप्शन को यहाँ पर रिकमेंड कर रहा है। पर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कस्टमाइज सेटिंग के ऊपर जाता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा है कि हम यहाँ पर टाइप्स भी यहाँ पर रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। तो इसे मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर नो कर देता हूँ। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर ESLint के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो ESLint यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर कोड लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पर कोड के अंदर यहाँ पर कोई मिस्टेक की है या मैं सिंटेक्स की यहाँ पर कोई मिस्टेक की है, तो ये हमें यहाँ पर वार्निंग देता है या हमें यहाँ पर कोई सजेशन देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कोड होता है ना, वो यहाँ पर क्लीन बनता है और उसके यहाँ पर कोई भी एरर यहाँ पर नहीं होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर ESLint को यहाँ पर यूज करते हैं। अब इसका यहाँ पर हमें रिएक्ट कंपाइलर के बारे में पूछ रहा है, तो इसे हम यहाँ पर सिंपली नो कर देते हैं। अब इसके बाद ये हमें यहाँ पर टेलविन CSS के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसे हम यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसे यस कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एसआर से DRT के बारे में पूछ रहा है, तो इसे हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ऐप राउटर के बारे में पूछ रहा है। तो ऐप राउटर क्या होता है, ये हमें यहाँ पर राउटिंग करने में हेल्प करता है और ये यहाँ पर सबसे मॉडर्न वे है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे यूज करेंगे। तो इसे मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इम्पोर्ट एलियास के बारे में बात कर रहा है। तो ये इम्पोर्ट एलियास क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर SRC के अंदर एक कंपोनेंट का यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है और उसके अंदर यहाँ पर हेडर नाम का यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया है। तो अब उस हेडर को हम यहाँ पर अपने मेन पेज के ऊपर यूज करना चाहते हैं ना, तो पहले हमें यहाँ पर उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर इंपोर्ट एलियास को यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर लिखना होगा /src/component/header। इस तरीके से हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। पर अगर हम यहाँ पर एलियास को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल लिखना है @ और उसके अंदर यहाँ पर कॉम्पोनेंट का नाम लिख देना है। तो मतलब कि हम यहाँ पर आगे का लंबा पाथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट एलियास वर्क करता है। तो इसे मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ और इसे यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। अब जैसा आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंस्टॉल होने में टाइम लगाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो अब यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है
तो यहाँ पे फोल्डर के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर लिखना है CD नेक्स्ट ऐप। ओके, आपने जो भी प्रोजेक्ट का नाम लिखा होगा ना, उस नाम से यहाँ पर फोल्डर बनेगा, तो आपको उस फोल्डर के अंदर जाना है और अब यहाँ में लिखना है कोड स्पेस डॉट। जब हम VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। ओके, तो हमारा फोल्डर यहाँ पर VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। तो चलो यहाँ पर इसके फोल्डर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहला फोल्डर है यहाँ पर डॉट नेक्स्ट। तो इसके अंदर यहाँ पर टाइप्स के रिलेटेड यहाँ पर सभी फाइल्स होती है और इसके अलावा यहाँ पर एक वैलिडेटर होता है। उसके बाद दूसरा फोल्डर है यहाँ पर नोड मॉड्यूल। तो इसके अंदर हमारे सभी डिपेंडेंसी के फोल्डर यहाँ पर स्टोर होते हैं। ओके, उसका तीसरा फोल्डर होता है यहाँ पर पब्लिक, जैसे कि आइकन्स हो गए, इमेजेस हो गए, फॉन्ट हो गए, उन सभी को हम यहाँ पर पब्लिक के अंदर रखते हैं। ओके, उसके बाद चौथा फोल्डर है यहाँ पर SRC। तो ये हमारा मेन फोल्डर होता है। इसके अंदर हम यहाँ पर सभी कोड को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो SRC के अंदर यहाँ पर ऐप नाम का फोल्डर है। तो जो ऐप का फोल्डर होता है ना, ये हम यहाँ पर ऐप राउटिंग करने में हेल्प करता है। इसके अंदर हम यहाँ पर राउटिंग यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर ऐप राउटिंग क्या होती है, तो इसके बारे में यहाँ पर आने वाले वीडियोस के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे। फिलहाल आप इसके फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर समझिए। ओके, उसका यहाँ पर ग्लोबल डॉट CSS की यहाँ पर फाइल है। तो इसके अंदर हमारा CSS का कोड यहाँ पर रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर दो फाइल है, एक है यहाँ पर लेआउट डॉट JS। तो ये हमारी मेन फाइल होती है जो हमारी पूरी ऐप को यहाँ पर कवर करती है। और जो चिल्ड्रन होता है ना, उसके अंदर हमारी दूसरी फाइल यहाँ पर आती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पेज डॉट JS की फाइल है ना, वो यहाँ पर इस चिल्ड्रन के अंदर आती है, क्योंकि ये जो हमारा लेआउट होता है ना, वो यहाँ पर पेज को यहाँ पर कवर करता है। तो अभी यहाँ पे डिफॉल्ट कोड है। तो एक मिनट में आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पर ऐप को यहाँ पर रन करता हूँ। तो यहाँ में लिखना है npm run dev। तुम्हारी ऐप यहाँ पर रन हो जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो देखो हमारा डिफॉल्ट पेज यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर होता है। और देखो ये जो हमारे नेक्स्ट.js होती है ना, उसके अंदर यहाँ पर जो भी ऐप बनाते हैं ना, उसे यहाँ पर वर्सल के ऊपर यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी नेक्स्ट.js होती है ना, वो यहाँ पर वर्सल के द्वारा यहाँ पर क्रिएट की गई है। तो चलो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर ऐप के अंदर यहाँ पर जो भी फोल्डर्स होते हैं ना, उसके अंदर यहाँ पर काफी सारी यहाँ पर फाइल्स होती है। तो उसके बारे में यहाँ पर आने वाले वीडियोस के अंदर हम यहाँ पर समझेंगे। SRC के बाद यहाँ पर रूट लेवल के ऊपर भी यहाँ पर काफी सारी फाइल्स होती है, जैसे कि एक होता है यहाँ पर git ignore फाइल। तो जब यहाँ पर कोड को यहाँ पर गिटहब के ऊपर पुश करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर इसकी जरूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर सभी कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पर फाइल्स है, तो इसे हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, उसके बाद हमारी पैकेट.json की फाइल है, जिसके अंदर हमारी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है और उसके अलावा सभी हमारी डिपेंडेंसी यहाँ पर स्टोर होती है। ओके, तो अब इस टाइप से हमारा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पर वर्क करता है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऐप राउटर के बारे में। तो चलो अब यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर Next.js का सेटअप किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप उसे हमारे जो Next.js की प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर ऐप राउटर होता क्या है। तो ऐप राउटर क्या करता है, ये हमें यहाँ पर राउटिंग करने में हेल्प करता है। पहले क्या होता था कि जब हम यहाँ पर राउटिंग करते थे ना, तब उसकी प्रोसेस यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी और वो यहाँ पर इतनी फ्लेक्सिबल भी नहीं थी। तो अब इसका सॉल्यूशन लाने के लिए यहाँ पर ऐप राउटर क्रिएट किया गया था। तो चलो हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से वर्क करता है। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप को सेटअप कर दिया है और अभी हम यहाँ पर SRC डायरेक्टरी को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर जाना है, तो उसके यहाँ पर ऐप नाम का यहाँ पर फोल्डर होगा। तो इसे यूज करके हम यहाँ पर राउट्स को क्रिएट करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक लेआउट डॉट JS होता है। ये क्या करेगा, ये हमारी पूरी ऐप को यहाँ पर कवर करेगा। और देखो अब इसके अंदर यहाँ पर चिल्ड्रन है, तो जो चिल्ड्रन होगा ना, इसके अंदर यहाँ पर पेज.js की फाइल आएगी। तो इस तरीके से ये जो लेआउट होता है ना, वो यहाँ पर पेज को यहाँ पर कवर करता है। तो जब भी हमारी ऐप यहाँ पर रन होगी, तो यहाँ पर डिफॉल्ट पेज के साथ यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को पहले मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं एक div बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक h1 टैग बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज द पेज। ओके, और अब यहाँ मैं लेआउट डॉट JS के अंदर जाता हूँ और यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा चिल्ड्रन है ना, इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक h1 टैग बना देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज का लेआउट। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर Tailwind CSS को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। मैं लिखता हूँ टेक्स्ट फॉर एक्सेल और फॉन्ट को मैं यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ। इसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ और अभी मैं पेज.js के अंदर जाता हूँ। इसके ऊपर मैं यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट एक्सेल और फॉन्ट को हम यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं। अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब यहाँ पर ऐप को रन करता हूँ। तो यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे लिखना है npm run dev। तुम्हारी ऐप यहाँ पर रन हो जाएगी। तो अब इसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो देखो हम यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ पर लिखा है दिस इज अ लेआउट, मतलब कि जो हमारा लेआउट वाला कोड है ना, वहाँ पर पहले यहाँ पर रन हो रहा है।
और अब उसके अंदर यहाँ पर लिखा है दिस इज अ पेज, मतलब कि जो हमारा पेज होगा ना वो यहाँ पर लेआउट के अंदर आएगा। ओके, इस टाइप से यहाँ पर वर्क करता है। अब यहाँ पर वीएस कोड कहना चाहता हूँ। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर राउट को क्रिएट करना है, तो उसे हम यहाँ पर कैसे क्रिएट करते हैं। तो राउट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारा ऐप है ना, उसके अंदर यहाँ पर जो भी फोल्डर को यहाँ पर क्रिएट कर दे, उसका यहाँ पर राउट क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मुझे यहाँ पर अबाउट का क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा और इसका मैं यहाँ पर नाम लिखूंगा अबाउट। तो ये हमारा अबाउट का यहाँ पर राउट क्रिएट हो जाएगा। पर अब इसके अंदर यहाँ पर यूआई को दिखाना है ना, तो इसके लिए यहाँ पर फाइल को क्रिएट करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ पर पेज.js की फाइल बनाते हैं। देखो, आप यहाँ पर जेएस की भी फाइल बना सकते हैं और जेएसएक्स की भी यहाँ पर फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक पेज.js बना देता हूँ। ओके, और यहाँ पे RFCE को यूज कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट पेज, और इसके अंदर यहाँ पर कुछ यूआई को क्रिएट करता हूँ। तो एक वीडियो बनाता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर थोड़ी मार्जिन को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ M4। ओके, उसके बाद इसके अंदर मैं यहाँ पर एक H1 टैग बना देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ अबाउट। स्टाइल को अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट सेल। उसके यहाँ पर कलर को चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट येलो और यहाँ पर 400 को यूज़ कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अबाउट के राउट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ /अबाउट। ओके, तो देखो हमारा अबाउट पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। देखो यहाँ पर लिखा है दिस इज अबाउट और इसके साथ ये जो हमारा लेआउट है ना, वो यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो अब इसे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई है, तो इसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ और इसे यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, तो देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हमारा एक लेआउट होता है। तो ये बाहर का जो स्क्वायर है ना, उससे आप यहाँ पर लेआउट समझ लो। तो ये हमारा एक लेआउट है। ओके, तो जो यहाँ पर होम पेज के ऊपर होते हैं ना, तब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा लेआउट होगा ना, यहाँ पर हमारे मेन पेज को यहाँ पर कवर करेगा। पर जब हम यहाँ पर राउट को क्रिएट करते हैं ना, तब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी मेन पेज.js की फाइल है ना, इसकी जगह पे हमारे राउट की पेज.js की फाइल यहाँ पर आ जाती है। तो मतलब कि ये तो यहाँ पर कॉमन ही रहेगा, बट इसके अंदर हमारी पेज.js की फाइल आएगी। तो ये हमारा पेज.js की फाइल होगी। ओके, इस टाइप से यहाँ पर वर्क करता है। अब देखो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हम यहाँ पर राउट को क्रिएट कर रहे हैं ना, उसका भी हम यहाँ पर एक अलग से लेआउट बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर राउट के लिए यहाँ पर एक अलग से लेआउट बनाएंगे ना, तो वो भी यहाँ पर इस पेज.js को कवर करेगा। तो अब क्या होगा कि जो हमारा मेन लेआउट है ना, वो तो यहाँ पर इसे कवर कर ही रहा है, पर इसके साथ ये जो हमारा राउट का लेआउट होगा ना, वो भी यहाँ पर इस पेज को कवर करेगा। तो अब इसके यहाँ पर 2 कवर हो जाएंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर लेआउट और पेज का लॉजिक वर्क करता है। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर अबाउट के लिए भी यहाँ पर layout.js को क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जेएस की भी फाइल बना सकते हो और जेएसएक्स की भी यहाँ पर फाइल बना सकते हैं। और अगर यहाँ पर टाइप्स की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर टीएस और टीसीएस की फाइल भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखो, ये जो हमारा ऐप होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर जो भी फोल्डर को क्रिएट करते हैं ना, उसके अंदर यहाँ पर 6 टाइप की यहाँ पर फाइल्स होती है। तो 2 फाइल के बारे में तो हमने यहाँ पर अभी अभी बात की। एक ही हमारे layout.js और दूसरे यहाँ पर page.js। तो यहाँ पर तीसरी फाइल की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो तीसरी फाइल होती है यहाँ पर loading.js। तो यहाँ मैं एक फाइल बना देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ loading.js। जैसे मैं यहाँ पर JSX बना देता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर यहाँ पर लोडिंग का यूआई क्रिएट करते हैं। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे जो लोडिंग बनाया ना, वो मैंने यहाँ पर ग्लोबल लोडिंग यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब मेरी ऐप के अंदर यहाँ पर कोई लोडिंग आएगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर चल जाएगा। पर अब इसके साथ हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, हम यार कोई पर्टिकुलर राउट के लिए यहाँ पर अलग से लोडिंग भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पर 6 टाइप की फाइल की बात कर रहे हैं ना, उससे यहाँ पर ग्लोबल भी हम यहाँ पर बना सकते हैं और हम यहाँ पर किसी राउट के लिए भी यहाँ पर स्पेसिफिकली हम यहाँ पर उससे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अब ये लोडिंग यहाँ पर कब चलेगा कि जब हमारे ऐप के अंदर यहाँ पर कोई लोडिंग आएगा, तभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर चल जाएगा। इसके बाद चौथी फाइल होती है यहाँ पर error.j6। तो यहाँ मैं फाइल को क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ error.j6। तो अब इसके अंदर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एरर का यूआई हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं और अब इससे यहाँ पर ग्लोबली यहाँ पर क्रिएट किया है। तुम्हारे ऐप के यहाँ पर कोई भी एरर आएगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर चल जाएगा। अब इसके बाद 5वीं फाइल होती है यहाँ पर notfound.j6। तो अब इसके अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर 404 का हम यहाँ पर पेज क्रिएट करते हैं कि जब हमारा कोई पर्टिकुलर पेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, तो उस केस में यहाँ पर 404 वाला पेज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर कॉन्टैक्ट का राउट यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है, तो अगर हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाले राउट के ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ पर एरर देखने को मिलेगी कि ये पेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमने यहाँ पर नॉट फाउंड को क्रिएट किया होगा, तो हम यहाँ पर उस एरर की जगह पे यहाँ पर इसका यूआई देखने को मिलेगा। ओके, इस टाइप से यहाँ पर नॉट फाउंड वर्क करता है। अब इसके बाद 6th फाइल होती है हमारी route.js। तो उसे यहाँ पर कब यूज करते हैं, जब यहाँ पर एपीआई को हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ और इसका मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ एपीआई। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर फाइल को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ route.js।
ओके, देखो ये जो मैं राउट वाली फाइल है ना, वो यहाँ पर जीएस हो सकती है या टीएक्स हो सकती है। ये यहाँ पर J6 या T6 नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हमारे एपीआई के एंड पॉइंट्स होने वाले हैं। देखो, जब हम यहाँ पर एपीआईस को क्रिएट करना होता है ना, तो हम यहाँ पर route.js को यूज़ करते हैं। ओके, तो अब इस टाइप से हमारा ऐप राउटर वर्क करता है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले राउटिंग और नेविगेशन के बारे में। तो चलो अब मैं यहाँ पर फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर ऐप राउटर होता क्या है और उसके अंदर यहाँ पर कौन-कौन सी फाइल्स होती है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप उसे हमारी जो नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं layout.js के अंदर जाता हूँ। अब देखो, ये जो हमारा layout.js होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर मेटा डेटा होता है। तो ये क्या करता है, ये हमें यहाँ पर एसईओ करने में हेल्प करता है। तो इसके अंदर यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारा टाइटल। तो इसके अंदर यहाँ पर एसईओ फ्रेंडली हम यहाँ पर टाइटल यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि वीकली मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट ऐप। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होती है, जिसके अंदर यहाँ पर एसईओ ऑप्टिमाइज हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ओके, तो फिलहाल फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ नेक्स्ट ऐप। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो मेटा डेटा होता है वो यहाँ पर कहाँ पर दिखता है। तो पहले यहाँ पर ऐप को रन कर लेता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो देखो, जो हमारा टाइटल होता है ना, वो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट ऐप। ओके, इसके अलावा इसी में इंस्पेक्ट करके भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो, इसके अंदर यहाँ पर हेड है, तो हम यहाँ पर हेड के अंदर जाना है। ओके, और हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है। तो देखो यहाँ पर टाइटल है। तो देखो, हमारा जो टाइटल होता है ना, वो यहाँ पर आता है और ये यहाँ पर ऊपर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका देखो, इसके नीचे यहाँ पर मेटा, इसका नेम के लिए यहाँ पर लिखा है डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होती है। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर हमारा मेटा डेटा यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये यहाँ पर एसईओ के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसे पास करते हैं। अब इसे मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ और यहाँ पे वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नई बार यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। जो हमारा एच1 टैग है ना, उससे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और अब हम यहाँ पर नए बार को क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एसआरसी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ और इसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे कंपोनेंट्स। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर नए बार को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ नए बार डॉट जेसिक्स। अब जब हम RAFCE को यूज़ कर लेते हैं और अब यहाँ पे डिव को निकाल लेता हूँ और अब यहाँ पर मैं हेडर को ऐड करता हूँ। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर एक डिव बना देता हूँ और इसे मैं यहाँ पर फ्लेक्स कर देता हूँ। उसका जस्टिफाई को मैं यहाँ पर बिटवीन कर देता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक H1 टैग बना देता हूँ और यहाँ मैं ऐप का नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट ऐप। इसके फिर हम बस टैग को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट टू एक्सेल और फॉन्ट को मैं यहाँ पर बोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट बोल्ड। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक न्यू टैग को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ न्यू। तो इसे मैं यहाँ पर प्रेस कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गैप को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ गैप फॉर। और अब इसके अंदर यहाँ पर लिंक को ऐड करते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर लिंक को ऐड करना है, तो हम यहाँ पर लिंक टैग को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ लिंक। तो पहले इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ होम और अब यहाँ पर पाथ को यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर लिंक के अंदर यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है यहाँ पर href। यहाँ पर लिखना है href। ये लिंक टैग यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर इंटरनली यहाँ पर ए टैग को ही यहाँ पर यूज़ करता है, पर इसे यहाँ पर ऑप्टिमाइज वे में रखने के लिए हम यहाँ पर लिंक को यहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं पाथ को पास करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश। अब इसे मैं यहाँ पर 2 बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट। फिर मैं पाथ को यहाँ पर पास कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। ओके, और यहाँ पे पाथ को पास करता हूँ। फॉन्ट को मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एक्सेल। और नई बार यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर layout.js के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर नई बार को यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ नई बार। तो मेरे सेशन में आ रहा है, तो इसे मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। इसे यहाँ पर सेव करता हूँ और अभी आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर स्टाइल ठीक से नहीं आ रही है, तो इसे मैं यहाँ पर ठीक करता हूँ। तो यहाँ मैं global.css के अंदर जाता हूँ। तो मैं स्टाइल को यहाँ से निकाल देता हूँ। टेन सीसेस को हम यहाँ पर रखते हैं और इसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। और अब यहाँ मैं नई बार के अंदर जाता हूँ और हेडर के ऊपर मैं यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैक्स W7XM और MS को मैं यहाँ पर ऑटो कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर शेडो को यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ शेडो MD। ओके, अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। अभी भी यहाँ पर ठीक नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पैडिंग को ऐड करता हूँ और अपने स्टाइल को यहाँ पर थोड़ी ठीक करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारी विड्थ और जो मार्जिन है उसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और इसमें यहाँ पर डिव के ऊपर यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। और अभी जो हमारा हेडर है ना, इसके ऊपर मैं यहाँ पर पैडिंग को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ PY2। उसके बाद मैं यहाँ पर मार्जिन को ऐड करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ MB5। अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर ठीक लग रहा है। तो अब यहाँ पर अबाउट वाले पेज के ऊपर जाता हूँ, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो, मैं अबाउट वाला पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर नेविगेशन करते हैं। अब देखो, अब इसके अलावा भी यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा यूज राउटर।
तो उसे यहाँ पर कब यूज़ करते हैं, जब यहाँ पर कोई फॉर्म को सबमिट करवाना है या हम लॉगिन हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर यूज़ राउटर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा होता है यहाँ पर यूज़ पार्टनर। तो उसे यहाँ पर कब यूज़ करते हैं, जब हमें यहाँ पर अपने हेडर को हाईलाइट करवाना है। मतलब कि अगर यहाँ पर अबाउट वाले पेज के ऊपर हो, तो हम यहाँ पर अबाउट को यहाँ पर हाईलाइट कराना चाहते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर यूज़ पार्टनर को यूज़ करते हैं। ओके, तो इस टाइप से हमारा नेविगेशन यहाँ पर बात करता है। तो अब इसके बाद अब यहाँ पर राउटिंग की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अब यहाँ पर ऐप नेटवर्क के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर राउट को क्रिएट करना है, उसका हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं। और अब उसके अंदर यहाँ पर यूआई को दिखाना है, तो उसके अंदर यहाँ पर page.js की फाइल बनाते हैं और उसके अंदर यहाँ पर यूआई को हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो मतलब कि जो भी यहाँ पर राउट को क्रिएट करना है, उसका हमें यहाँ पर फ़ोल्डर बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इसका मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, और इसका मैं यहाँ पर पेज क्रिएट करना है, तो यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ page.j6 और अब यहाँ पे RFCE को यूज़ कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट पेज। और अब यहाँ पे जो भी यूआई को दिखाना है उसे हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पर राउट को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो, अगर हम यहाँ पर ऐसा करना है कि यहाँ पर राउट के लिए यहाँ पर दूसरा राउट क्रिएट करना है, तो उसे हम यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐप के अंदर यहाँ पर एक और फोल्डर को क्रिएट कर देता हूँ, लोग यहाँ पर एक और राउट को क्रिएट करते हैं और इसका मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ ब्लॉक। ओके, और इसका मैं यहाँ पर एक पेज बना देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ page.j6 RFCE और यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉक पेज। तो आप ब्लॉक वाला राउट यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर एक और राउट क्रिएट करना है, तो क्या करना है, जो हमारा ब्लॉग वाला फोल्डर है ना, इसके अंदर हम यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट। तो इससे क्या होगा कि हमारा पोस्ट वाला यहाँ पर राउट क्रिएट हो जाएगा। इसका मैं यहाँ पर पेज यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ page.j6 फिर अपने RFCE को यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट पेज। तो हमारे राउट के अंदर यहाँ पर दूसरा राउट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नई बार के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक और लिंक को क्रिएट कर देता हूँ। तो इससे मैं यहाँ पर एक बार कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लॉक और पार्ट के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्लॉक। अब इसे यहाँ पर सेव करता हूँ और अपनी आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं ब्लॉग वाले पेज के ऊपर जाता हूँ, तो देखो हमारा ब्लॉग वाला पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर ब्लॉग वाले पेज के अंदर यहाँ पर एक और पेज को क्रिएट किया था जिसका नाम है यहाँ पर /पोस्ट। तो यहाँ पे लिखता हूँ /पोस्ट। तो देखो हमारा पोस्ट वाला पेज भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओके, तो अब इस टाइप से हम यहाँ पर नेस्टिंग राउटिंग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं डायनेमिक राउटिंग के बारे में। मैं क्या करता हूँ, इस पोस्ट वाले पेज को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए इसे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था, तो इससे मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ओके, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो हमारा ब्लॉग वाला पेज है ना, इसके अंदर यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक फोल्डर को क्रिएट करना है। ओके, और अब यहाँ में स्क्वायर ब्रैकेट बनाने हैं और अब इसके अंदर में कोई वर्ड को मैं यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ID। बाय द वे हमारे डायनेमिक राउटिंग है ना, जो लास्ट का वर्ड होता है ना, उसे हम यहाँ पर स्लग कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर स्लग लिखना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पर आपने यहाँ पर जो भी लिखा है उसको आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसका यहाँ पर पेज क्रिएट कर देता हूँ, वो यहाँ पर लिखता हूँ page.j6। फिर मैं RFCE को यूज़ कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ब्लॉग पोस्ट। ओके, और देखिए जो हमारा डायनेमिक राउट है, तो उसके यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू को निकालना है, तो उसे यहाँ पर पैरम्स के थ्रू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा एरो फंक्शन ना, इसके अंदर हमें यहाँ पे इसे डिस्ट्रक्चर कर देना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ पैरम्स। ओके, तो यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग करते वक्त हमने यहाँ पर आईडी को यूज़ किया था। तो यहाँ पर जो पैरम्स होगा उसके यहाँ पर आईडी नाम की की होगी और उसके अंदर हमारी डायनेमिक वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो मैं क्या करता है, जो हमारा डिव है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक h2 टैग बना देता हूँ। ओके, और यहाँ मैं आईडी को यहाँ पर शो करवाऊंगा। तो यहाँ लिखता हूँ ID और अब यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ पैरम्स और अब इसके अंदर यहाँ पर आईडी नाम की होगी, तो यहाँ पर लिखना है .id। ओके, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। और यहाँ ब्लॉक के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ /123 और इसे मैं यहाँ पर रन करता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर आईडी लिखा हुआ आ रहा है, पर हमारी जो डायनेमिक वैल्यू है वो यहाँ पर नहीं आ रही है। तो अब इसका रीज़न क्या है, एक दिन मैं आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ओके, और मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं क्या रहा है कि जो हमारा पैरम्स है ना, वो यहाँ पर एक प्रॉमिस है। तो अगर हम यहाँ पर इसके वजह से वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ पर अवेट को यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो यहाँ मैं VS कोड के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल टू, अब यहाँ मैं अवेट को यूज़ कर लेता हूँ और अब यहाँ पर लिखा हूँ पैरम्स। ओके, अभी आपने अवेट को यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ पर असिंक बनाना होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ असिंक। तो अब क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर हमारे पैरम्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखना है value.id। ओके, तो अब हमारी डायनेमिक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। फिर इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ। तो देखो अब हमारी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अभी यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ वेबडेव। ओके, तो देखो अब यहाँ पर वेबडेव लिखा हुआ यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी डायनेमिक राउटिंग।
अब देखो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर डायनेमिक राउट के अंदर भी यहाँ पर दूसरा डायनेमिक राउट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर नेस्टेड डायनेमिक राउट भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ होती है, हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर राउट को यहाँ पर ग्रुप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, और यहाँ पे एक फोल्डर को क्रिएट करना है। ओके, पर यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस को यूज़ करना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ पेजिस। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर कोई पेजिस नाम का यहाँ पर राउट क्रिएट नहीं होगा। इसे हम यहाँ पर राउट्स को ग्रुप करने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अबाउट वाला पेज बनाया ना, तो उसे मैं यहाँ पर इसके अंदर मूव कर सकता हूँ। ओके, उसके अंदर यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाला पेज बनाया ना, तो उसे भी मैं यहाँ पर इसके अंदर मूव कर देता हूँ। सेम तरीके से यहाँ पर इस ब्लॉग वाले पेज को भी यहाँ पर इसके अंदर मूव कर सकता हूँ। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर राउट को क्रिएट नहीं करता है, तो इसे हम यूज़ क्यों करते हैं? देखो, इसे यूज़ करने के यहाँ पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि अगर हम यहाँ पर इसे क्रिएट करते हैं, तो इसका यहाँ पर राउट क्रिएट नहीं होता है। पर ये क्या करता है, यहाँ पर राउट्स को यहाँ पर ग्रुप कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होता है ना, वो यहाँ पर मेंटेन रहता है। इसके बाद हम यहाँ पर ग्रुप राउट के अंदर हम यहाँ पर लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं। पेज को हम यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते, पर हम यहाँ पर लेआउट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इन दो बेनिफिट्स के कारण हम यहाँ पर ग्रुप राउट को यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जो यहाँ पर लोड होने में टाइम लगाती है, जबकि कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जो यहाँ पर इंस्टेंटली यहाँ पर लोड हो जाती है? तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? तो अब इसका रीजन है डिफरेंट टाइप ऑफ रेंडरिंग। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेंडरिंग। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। अब देखो, अभी तक आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप उसे हमारे जो नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर रेंडरिंग क्या होता है। तो रेंडरिंग का सिंपल मीनिंग ये होता है कि हमारा जो एचटीएमएल है वो यहाँ पर कहाँ पर क्रिएट हो रहा है और किस तरीके से वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, उसे हम यहाँ पर रेंडरिंग कहते हैं। अब यहाँ पर रेंडरिंग के 3 टाइप होते हैं। तो यहाँ मैं कमेंट में देता हूँ, वो यहाँ पर लिखता हूँ टाइप्स ऑफ रेंडरिंग। ओके, और इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर रेंडरिंग के 3 टाइप होते हैं। तो पहला होता है हमारा यहाँ पर CSR, इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो CSR का मतलब होता है यहाँ पर क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ओके, तो अब यहाँ पर क्लाइंट साइड रेंडरिंग का मतलब क्या हुआ? तो देखो, जो हमारा क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा HTML होता है ना, वो यहाँ पर ब्राउजर के ऊपर क्रिएट होता है। ब्राउजर क्या करता है कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को यूज करके हमारे HTML को क्रिएट करता है। तो उसे हम यहाँ पर क्लाइंट साइड रेंडरिंग कहते हैं। यहाँ पर जो HTML है यहाँ पर ब्राउजर के ऊपर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये फर्स्ट लोड होने में यहाँ पर थोड़ा टाइम लगाता है। अब यहाँ पर हम CSR को हम यहाँ पर इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो हमारी रिएक्ट ऐप होती है ना, उसके यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर पेजेस क्रिएट करते हैं ना, वो सभी यहाँ पर क्लाइंट साइड रेंडरिंग की तरह यहाँ पर रेंडर होते हैं। तो ये होता है हमारा CSR। तो हम यहाँ पर ये तो बात कर ले कि यहाँ पर CSR होता क्या है। पर अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से वर्क करता है। मैं यहाँ पर अबाउट वाले पेज के ऊपर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक स्टेट को क्रिएट करता हूँ। ओके, और इसका मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ काउंट। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक H2 टैग बना लेता हूँ। ओके, और इसके बाद यहाँ पर तो स्टाइल को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट एक्सेल, फॉन्ट को मैं यहाँ पर बोल्ड कर लेता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर वैल्यू को दिखाता हूँ। तो मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ काउंट। ओके, और अब यहाँ पर मैं एक बटन बना लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ स्टार्ट। अब इसके बाद थोड़ी स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी पैडिंग ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ PX2 PY1। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ PG ब्लैक और टेक्स्ट को मैं यहाँ पर वाइट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ राउंडेड और मैं यहाँ पर LG को यूज करता हूँ। और अभी जो हमारा बटन ना, इसको यहाँ पर ऑन क्लिक को यहाँ पर यूज करता हूँ और यहाँ पे एरो फंक्शन को चला देता हूँ। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा सेट काउंट है ना, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को हम यहाँ पर 0 रखेंगे। और जब यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हम यहाँ पर काउंट को हम यहाँ पर प्लस करवाएंगे। तो ये अपने सेट काउंट को यूज करता हूँ। ओके, और अब यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस करवा देता हूँ। ओके, तो ये अपने काउंट प्लस प्लस। तो अब क्या हुआ कि जब भी यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे काउंट की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। पर देखो, अभी यहाँ पर इसका आउटपुट देखेंगे ना, तो हमें यहाँ पर एरर आएगी। चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ पर ऐप को रन कर देता हूँ। ओके, और अब इससे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अबाउट वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर एरर आ रही है। तो ये यहाँ पर क्या रहा है, यू आर इम्पोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स यूज स्टेट। तो मतलब कि अगर यहाँ पर रिएक्ट के हुक को यहाँ पर यूज करना है, तो इसे हमें यहाँ पर क्लाइंट कंपोनेंट बनाना होगा। तो अब यहाँ पर हम क्लाइंट कंपोनेंट किस तरीके से बनाते हैं, तो चलो हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे VS कोड के अंदर जाता हूँ। तो क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर सबसे ऊपर जाना है और यहाँ पर हमें लिखना है यूज क्लाइंट। तो अभी हमारा क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा। तो अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ।
तो देखो अब यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल रहा है और अब यहाँ पर स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे काउंट की वैल्यू यहाँ पर प्लस हो जाएगी। एक मिनट, हम यहाँ पर एरर आ रही है, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ क्या एरर है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या किया है, हम यहाँ पर काउंट को यहाँ पर कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाया है, इसलिए हमें यहाँ पर एरर आ रही है। तो इसे यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ और इसे मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे काउंट की वैल्यू यहाँ पर प्लस हो जाएगी। ओके, तो देखो हमारी वैल्यू यहाँ पर प्लस हो रही है, तो हमारा लॉजिक यहाँ पर ठीक से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम यहाँ पर रिएक्ट के हुक को हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पर क्लाइंट साइड रेंडरिंग हमें यहाँ पर करवानी पड़ती है। इसलिए जो हम यहाँ पर कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं ना, उससे यहाँ पर क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ता है। तो इस टाइप से यहाँ पर क्लाइंट साइड रेंडरिंग वर्क करती है। ओके, तो चलो यहाँ पर आगे बात करते हैं। अब इसके बाद दूसरा टाइप होता है यहाँ पर SSR। मैं लिखता हूँ 2 और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ SSR। तो SSR का मतलब होता है यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग। तो SSR के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा HTML होता है ना, वो यहाँ पर सर्वर के ऊपर यहाँ पर क्रिएट होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इसका जो फर्स्ट लोड होता है ना, वो यहाँ पर फास्ट होता है और इसके अलावा ये यहाँ पर SEO फ्रेंडली भी होता है। तो यहाँ पर SSR के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे पेज के ऊपर यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू होती है ना, तब यहाँ पर Next.js ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग करवाता है। अब देखो यहाँ पर काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जैसे यहाँ पर क्लाइंट साइड रेंडरिंग के अंदर हम यहाँ पर क्लाइंट कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से जब हम यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर सर्वर कंपोनेंट की जरूरत होती है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जब हम यहाँ पर डायनेमिक डेटा के साथ यहाँ पर डील कर रहे होते हैं ना, तब यहाँ पर Next.js ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग यहाँ पर करवाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हम यहाँ पर CSS करवा रहे हैं तो उसके अंदर भी अगर यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू होगी तो उसके अंदर भी यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग होगी, ऐसा नहीं होता है। अगर हमने यहाँ पर एक बार क्लाइंट साइड रेंडरिंग करवाई है तो उसके अंदर यहाँ पर क्लाइंट साइड रेंडरिंग ही यहाँ पर होगी। मतलब कि इन शॉर्ट हम यहाँ पर CSR के अंदर यहाँ पर SSR को यूज नहीं कर सकते, पर हम यहाँ पर SSR के अंदर यहाँ पर क्लाइंट साइड रेंडरिंग करवा सकते हैं। तो चलो इसे भी आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्लॉग वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। ओके, तो देखो अगर मैंने यहाँ पर ऐसा किया कि इसे मैंने यहाँ पर सर्वर कंपोनेंट बना दिया, तो हम यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर लिखना है यूज सर्वर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि इसके अंदर यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग होगी। इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि अब ये हमारा एक सर्वर कंपोनेंट है और अब इसके अंदर यहाँ पर सभी सर्वर की एक्टिविटी हम यहाँ पर करवा सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर यूज स्टेट का मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं होता है। दोनों यहाँ पर थोड़ी अलग चीज होती है। सर्वर साइड रेंडरिंग यहाँ पर कब होती है कि जब यहाँ पर किसी पेज के ऊपर हम यहाँ पर हर रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर डायनेमिक डेटा को यहाँ पर फैच करवा रहे होते हैं, तब वो यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। एक और चीज देखो, जो हमारा सर्वर कंपोनेंट होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर क्लाइंट कंपोनेंट को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक न्यू बार को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ न्यू बार। ओके, तो ये मेरे सेशन में आ रहा है तो इसे मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ। तो यहाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो हमारा न्यू बार है ना, इसे मैं यहाँ पर यूज क्लाइंट यहाँ पर कर सकता हूँ, मतलब कि इसे मैं यहाँ पर क्लाइंट कंपोनेंट यहाँ पर बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऊपर यहाँ पर लिखूंगा यूज क्लाइंट, तो भी यहाँ पर ठीक से वर्क करेगा। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एरर देखने को नहीं मिलेगी। ओके, चलो कि हम यहाँ पर सर्वर कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पर क्लाइंट कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर यूज क्लाइंट को यहाँ से निकाल लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। ओके, इसे यहाँ पर सेव कर देता हूँ और यहाँ पर से भी मैं यहाँ पर नेम बार को निकाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसके भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पे यूज सर्वर को भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, तो अब ये होता है हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग। अब इसके बाद तीसरा टाइप होता है यहाँ पर SSG। तो यहाँ पे 3 करके यहाँ पर लिखता हूँ SSG। SSG का मतलब होता है यहाँ पर स्टेटिक साइट जनरेशन। तो SSG में यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा HTML होता है ना, वो यहाँ पर बिल्ड टाइम पे यहाँ पर क्रिएट होता है और ये यहाँ पर बहुत ही फास्ट होता है। तो जब भी हमारे पेज के ऊपर यहाँ पर कोई स्टेटिक डेटा होता है तो उस केस में यहाँ पर SSG होता है, मतलब कि स्टेटिक साइट जनरेशन। इस टाइप से यहाँ पर रेंडरिंग होती है। तो इस टाइप से यहाँ पर SSG वर्क करता है। तो SSG से जो रेंडरिंग होती है उसकी स्पीड यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद SSR की स्पीड थोड़ी कम होती है और CSR की स्पीड यहाँ पर सबसे कम होती है। तो अब इसे हम यहाँ पर समराइज कर लेते हैं। तो जिस भी पेज के ऊपर हम यहाँ पर यूज क्लाइंट को यूज करते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर क्लाइंट साइड रेंडरिंग यहाँ पर होती है। उसके बाद जिस पेज के ऊपर हम यहाँ पर हर रिक्वेस्ट के ऊपर हम यहाँ पर डायनेमिक डेटा को फैच करवाते हैं, उसके अंदर यहाँ पर SSR से यहाँ पर रेंडरिंग होती है। और जो हमारे स्टैटिक पेज होते हैं उसके अंदर यहाँ पर SSG से यहाँ पर रेंडरिंग होती है। ओके, तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले डेटा फैचिंग के बारे में। तो चलो मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर डेटा फैचिंग का मतलब क्या होता है। तो डेटा फैचिंग का सिंपल मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम यहाँ पर डेटा को हमारी वेबसाइट के अंदर ला रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर API को यूज़ करते हैं, डेटाबेस को यूज़ करते हैं, तो उसे यूज़ करके हम यहाँ पर डेटा को फैच करवाते हैं। तो उसे यहाँ पर डेटा फैचिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे कमेंट में रहता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ डेटा। तो अब इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर लेता हूँ।
तो बेटा कि यहाँ पर 2 टाइप होते हैं। तो पहला आता है हमारा स्टैटिक डेटा, तो अब मैं एक करके लिखता हूँ स्टैटिक डेटा और अब इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो स्टैटिक डेटा के अंदर क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है ना, यहाँ पर फ्रीक्वेंटली इतना चेंज नहीं होता है। जैसे कि हमारा वर्ड वाला पेज हो गया, तो उसमें यहाँ पर फ्रीक्वेंटली उतना चेंज नहीं करते हैं। तो ये हमारा एक स्टैटिक डेटा होता है। और ये जो हमारा स्टैटिक डेटा होता है ना, वो यहाँ पर बिल्ड टाइम के ऊपर यहाँ पर फैच होता है। अब इसके बाद डेटा का यहाँ पर एक और टाइप होता है, तो इसे मैं यहाँ पर एक बार कॉपी कर देता हूँ और ये अपने 2 करके यहाँ पर लिखता हूँ डायनेमिक डेटा। ओके, अब डायनेमिक डेटा का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डेटा होता है ना, यहाँ पर फ्रीक्वेंटली बहुत ही चेंज होता रहता है। जैसे कि हमारा कोई प्रोडक्ट पेज हो गया, तो उसके अंदर यहाँ पर डेटा डायनेमिक होता है। ओके, और जो हमारा डायनेमिक डेटा होता है ना, यहाँ पर हर रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर फैच होता है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर 2 टाइप के डेटा यहाँ पर फैच होते हैं। जो हमारा स्टैटिक डेटा होता है वो यहाँ पर बिल्ड टाइम के ऊपर यहाँ पर फैच होता है, और जो हमारा डायनेमिक डेटा होता है वो यहाँ पर हर रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर फैच होता है। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट.जेएस किस तरीके से डेटा को फैच करवाता है। तो नेक्स्ट.जेएस यहाँ पर क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सर्वर के ऊपर हमारे डेटा को फैच करवाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी वेबसाइट होती है ना, वो यहाँ पर बहुत ही फास्ट हो जाती है और इसके अलावा यहाँ पर एसईओ फ्रेंडली और सिक्योर भी होती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर डेटा को किस तरीके से फैच करवाते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉग वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एपीआई के थ्रू हम यहाँ पर डेटा को फैच करवाते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर रिएक्ट के अंदर यहाँ पर एपीआई को फैच करवाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर एपीआई को हम यहाँ पर फैच करते हैं। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन को क्रिएट करता हूँ और इसका मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ गेट पोस्ट्स। और अब यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं असिंक एरो फंक्शन को यहाँ पर यूज कर देता हूँ। ओके, तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू, और अब यहाँ पे फैच की मेथड को यूज करता हूँ। अब लिखता हूँ फैच, और अब इसके अंदर यहाँ पर एपीआई के एंड पॉइंट को हम यहाँ पर पास करते हैं। तो अभी तो हमारे पास यहाँ पर कोई एपीआई नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर एपीआई को क्रिएट नहीं किया है। अब यहाँ पर एपीआई को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई रैंडम एपीआई के एंड पॉइंट को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ https://api.com/posts। अब देखो यहाँ पर इस टाइप की कोई एपीआई नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर डमी यूआरएल को मैंने यहाँ पर पास किया है। ओके, तो अब यहाँ पर हम एपीआई को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर आने वाले वीडियोस के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जनरली यहाँ पर क्या करते हैं कि जब भी यहाँ पर एपीआई को फैच करवाना होता है, तो यहाँ पर फैच या एक्सेस को हम यहाँ पर यूज करते हैं और इसके थ्रू यहाँ पर एपीआई को फैच करवाते हैं। अब जैसे हमारा डेटा यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद उसे यहाँ पर यूआई के अंदर हम यहाँ पर शो करवा देते हैं। तो अब इस टाइप से हमारा डेटा फैचिंग का फ्लो वर्क करता है। ओके, अब इसके बाद देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको यहाँ पर समझने हैं। पहला होता है यहाँ पर कैशिंग। तो अब यहाँ पर कैशिंग क्या होता है, तो कैशिंग का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो हमारा नेक्स्ट.जेएस होता है ना, यहाँ पर वेबसाइट को फास्ट करने के लिए यहाँ पर डेटा को सेव कर देता है। तो उसे हम यहाँ पर कैशिंग कहते हैं। अब देखो यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर अननेसेसरी मल्टीपल एपीआई को फेच करवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर सर्वर के ऊपर लोड आता है, जिससे हमारे वेबसाइट की स्पीड यहाँ पर स्लो हो जाती है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एपीआई राउट्स के बारे में। तो चलो अब यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो एपीआई राउट्स को हम यहाँ पर सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर नेक्स्ट.जेएस के अंदर हम यहाँ पर एपीआईज को क्रिएट करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये तो पता है कि जो हमारा नेक्स्ट.जेएस होता है ना, यहाँ पर ऐप राउटर को यूज करता है। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर फाइल बेस्ड यहाँ पर राउटिंग होती है। मतलब कि हमें यहाँ पर कोई भी यहाँ पर राउट को क्रिएट करना है, तो उसका हम यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं और अब उसके अंदर हम यहाँ पर fetch.js की फाइल बनाते हैं। तो हमारा राउट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। बट व्हाट अबाउट एपीआई राउट्स, हम यहाँ पर एपीआई राउट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो चैनल में यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा ऐप होता है ना, उसका यहाँ पर एपीआई नाम का यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं और अब यहाँ पे जो भी एपीआई राउट को क्रिएट करना है, उसके लिए हम यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एपीआई राउट को क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ और इसका मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ यूजर्स। और अब इसके अंदर यहाँ पर एपीआई को क्रिएट करना है, तो उसके अंदर हम यहाँ पर route.js की फाइल बनाते हैं। तो यहाँ मैं फाइल बना देता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ route.js। और अब इसके अंदर यहाँ पर सभी मेथड की एपीआईज को हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर गेट मेथड की एपीआई को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर गेट नाम का एक असिंक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसे हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर गेट मेथड की एपीआई को हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसे क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट कर देना है और यहाँ पर असिंक फंक्शन को हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। ओके, और इसका हम यहाँ पर नाम लिखना है गेट और इसके अंदर यहाँ पर एक पैरामीटर होगा जिसका नाम है यहाँ पर रिक्वेस्ट। देखो जो यहाँ पर एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पर एपीआई को क्रिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर होते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट और दूसरा होता है यहाँ पर रिस्पॉन्स। पर यहाँ पर नेक्स्ट.जेएस के अंदर यहाँ पर एक ही पैरामीटर होता है और वो होता है यहाँ पर रिक्वेस्ट। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर पास करना है, तो क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न कर देता है। और अब यहाँ पर हम रिस्पॉन्स को 2 तरीके से हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो पहला तरीका हम यहाँ पर रिस्पॉन्स की मेथड को यूज करें। तो हम यहाँ पर लिखना है
रिस्पॉन्स। देखो यहाँ पर इसका पहला वर्ड यहाँ पर कैपिटल लिखना है, ओके। और अब इसके अंदर यहाँ पर जेसन नाम की यहाँ पर एक मेथड होगी, तो अब इसके अंदर यहाँ पर रिस्पॉन्स को हमें यहाँ पर पास कर देना है। मैं सक्सेस की यहाँ पर की बनाता हूँ, लिखता हूँ सक्सेस ट्रू, उसके बाद मैसेज की यहाँ पर मैं की बना देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ एपीआई वर्क्स, ओके। तो इस टाइप से यहाँ पर रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास करने का एक और तरीका होता है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर नेक्स्ट रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो क्या करता हूँ, जो हमारा रिस्पॉन्स है ना उसे मैं यहाँ से निकालता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ओके। तो देखो यहाँ पे सेशन में आ रहा है, तो इसे मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट रिस्पॉन्स होता है ना वो भी यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास करता है। पर जनरली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट रिस्पॉन्स होता है ना उसे यहाँ पर मिडलवेयर के अंदर हम यहाँ पर यूज करते हैं और जो हमारे रिस्पॉन्स की मेथड होती है ना उसे यहाँ पर एपीआईस के अंदर हम यहाँ पर यूज करते हैं, ओके। तो इस टाइप से यहाँ पर वर्क करता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स को यहाँ से निकाल लेता हूँ और यहाँ पे रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, ओके। तो अभी हो गई हमारी गेट एपीआई। तो चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। हमें यहाँ पर पता ही है कि जो हमारी गेट मेथड की एपीआई होती है ना उसका रिस्पॉन्स हम यहाँ पर ब्राउजर के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर ऐप को यहाँ पर रन कर देता हूँ और अब इसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, ओके। तुम्हारी ऐप यहाँ पर रन हो चुकी है। तुम्हारी एपीआई का राउट क्या था, हम यहाँ पर एपीआई नाम का यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है और उसके अंदर हमने यहाँ पर यूजर्स नाम का यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है और उसके अंदर हमारा route.js है और इसके अंदर हमने यहाँ पर गेट एपीआई को क्रिएट किया है। तो अब इसका राउट क्या होगा, /API/users। तो ये इसका राउट होगा। तो यहाँ मैं ब्राउजर के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ /API/users, ओके। और इसे मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो देखो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है सक्सेस टू और मैसेज के अंदर यहाँ पर लिखा है एपीआई वर्क्स। तो अब इस टाइप से हम यहाँ पर गेट मेथड की एपीआई को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब सेम तरीके से अगर यहाँ पर पोस्ट एपीआई को क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर पोस्ट नाम का यहाँ पर एक असिंक फंक्शन बनाते हैं और उसे हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो चलो मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। तो पहले से मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर असिंक फंक्शन को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ओके। और इसका यहाँ पर नाम लिखना है पोस्ट और इसके अंदर यहाँ पर एक टाइम होगा जिसका नाम है यहाँ पर रिक्वेस्ट। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर यहाँ पर बॉडी के अंदर से यहाँ पर डेटा को निकालना है तो उसे यहाँ पर किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट बॉडी इक्वल टू, तो भी हमें अवेयर को यूज करना है और हमें यहाँ पर लिखना है request.json। तो ये बॉडी का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बॉडी के डेटा को हम यहाँ पर निकालते हैं, ओके। और अभी आपने जो भी रिस्पॉन्स को पास करना है उसे यहाँ पर सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं और यहाँ पर रिस्पॉन्स की मेथड के थ्रू हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर पास कर सकते हैं, ओके। तो इसके अंदर यहाँ पर जेसन की मेथड को हम यहाँ पर यूज करना है, ओके। और इसके अंदर यहाँ पर रिस्पॉन्स को हमें यहाँ पर पास कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सक्सेस ट्रू, उसके बाद मैसेज को मैं यहाँ पर पास करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ यूजर क्रिएटेड। तो अभी यहाँ पर यूजर को यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पर डेटाबेस को यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम यहाँ पर डेटाबेस को किस तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर बात करने वाला है कि यहाँ पर किस तरीके से डेटाबेस को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर एपीआई राउट्स को क्रिएट किया था। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे हमारा जो नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको उसके प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारा एसआरसी का फोल्डर होता है ना उसके अंदर यहाँ पर एक फोल्डर को क्रिएट करते हैं जिसका नाम है यहाँ पर लीप और अब इसके अंदर यहाँ पर डेटाबेस की यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ db.js और अब इसके अंदर यहाँ पर डेटाबेस को हम यहाँ पर कनेक्ट करवा देंगे। तो अब डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर mongoose की जरूरत होगी। तो पहले मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ और उसे मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लेता हूँ npm i mongoose, ओके। तो अब यहाँ पर इंस्टॉल हो है तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, ओके। तो पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो चलो मैं फिर डेटाबेस को हम यहाँ पर कनेक्ट करवाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं फंक्शन को क्रिएट करता हूँ और इसका मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ कनेक्ट डीबी और अब यहाँ पर मैं एक असिंक फंक्शन को यूज कर देता हूँ, ओके। और अब यहाँ पे mongoose को इम्पोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose और हम यहाँ पर इसे यूज करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर अवेट को लगा देता हूँ और हम यहाँ पर mongoose को यहाँ पर यूज करेंगे। और अब यहाँ पर mongoose के अंदर यहाँ पर कनेक्ट नाम की यहाँ पर एक मेथड होती है, तो उसे मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ। और अब इसके अंदर यहाँ पर MongoDB की कनेक्शन स्ट्रिंग को हम यहाँ पर पास करते हैं। तो अभी जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो उसे यहाँ पर .ini फाइल के अंदर हम यहाँ पर स्टोर करवाते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ओके। और अभी यहाँ पे रूट लेवल के यहाँ पर .ini फाइल को मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर लिखता हूँ .ini और अब इसके अंदर यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग को हम यहाँ पर स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ mongo URI, ओके।
और अब इसके अंदर यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब कि हमारी मोंगोडीबी यूआरएल को हम यहाँ पर पास करते हैं। तो यूआरएल को लेने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास के अंदर यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास के अंदर यहाँ पर अकाउंट नहीं है, तो पहले आपको यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट करना है और उसके अंदर आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। तो मेरा यहाँ पर पहले से अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर लॉगिन कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया है। तो अब यहाँ पर आपको राइट साइड के अंदर यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है और अब यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ नेक्स्ट ऐप। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसके बाद अगर आप यहाँ पर मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर ऐड नहीं करता हूँ और सिंपल मैं यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तुम्हारा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर क्लस्टर को क्रिएट करना है। जो आपको यहाँ पर क्रिएट का बटन देखने को मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको फ्री वाले क्लस्टर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ओके, अब देखो आपको यहाँ पर गो टू एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो अब यहाँ पे फ्री वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर नियरेस्ट रीजन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर गूगल को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पर मुंबई को सिलेक्ट करते हैं। फिर मैं क्रिएट क्लस्टर के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर साइड बार है, तो इसे आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है और अब यहाँ पर आपको डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है और अब यहाँ पर आपको नेटवर्क एक्सेस के अंदर आपको यहाँ पर आईपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है और अब यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस को ऐड करना है। देखो अब यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सभी को हम यहाँ पर एक्सेस दे देते हैं। हम यहाँ पर अपनी करंट आईपी एड्रेस को हम यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं। तो मैं क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड आईपी एड्रेस के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर सभी आईपी को हम यहाँ पर एक्सेस दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना है 0.0.0.0। ओके, उसके तब यहाँ पर जो भी कमेंट ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ ऑल हैव एक्सेस। ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो अभी इसका स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो हमारा स्टेटस यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। ओके, तो हम यहाँ पर आईपी को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर जाना है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर जाता हूँ और अभी यहाँ पर आपको गेट कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है और अभी यहाँ पे यूजरनेम और पासवर्ड को यहाँ पर पास करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ Sachin123। ओके, और पासवर्ड के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ Sachin123। ओके, और अभी यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस यूजर के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, वह यूजर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर चूज कनेक्शन मेथड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। और अभी यहाँ पर हम ड्राइवर को यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है, तो यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इसे मैं यहाँ पर कॉपी कर देना है। तो अभी यहाँ पे वीएस कोड के अंदर जाता हूँ और अब इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर जो डीबी पासवर्ड लिखा है ना, इसके अंदर यहाँ पर पासवर्ड को हमें यहाँ पर पास करना है। इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड को यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, और लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है ना, उसे हमें यहाँ से निकाल देना है। ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है ना, उतने पार्ट को हमें यहाँ से निकाल देना है और अब यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखना है। तो अब इसका नाम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप। ओके, और इसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ओके, तो मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग भी यहाँ पर आ गई। तो अब यहाँ पर डेटाबेस को हम यहाँ पर कनेक्ट करवाते हैं। तो मैं db.js के अंदर जाता हूँ। तो अब जो हमारी कनेक्ट की मेथड है ना, इसके अंदर यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग को हमें यहाँ पर पास करना है। तो इसे यहाँ पर .ini फाइल के अंदर यहाँ पर स्टोर करना है। तो इसे एक्सेस करने के लिए यहाँ पर लिखना है process.env डॉट, और अब यहाँ पर हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम लिखना है। तो इसे यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, तो हमारा डेटाबेस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक कंसोल लॉग बना देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ db कनेक्टेड। ओके, तो अब जैसे हमारा डेटाबेस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर db कनेक्टेड यहाँ पर कंसोल लॉग हो जाएगा। तो अब इसे मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और इसे मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर क्या करना है कि जो मेरी एपीआई है ना, इसके अंदर यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवा देना है। तो इसे यहाँ पर सेव करता हूँ और यहाँ पर route.js के अंदर जाता हूँ और अभी जो मैंने गेट की पे ना, इसके अंदर यहाँ पर इसे कॉल करवा देता हूँ। तो मैं अवेट को यूज़ कर देता हूँ और अब यहाँ पर कनेक्ट डीबी को यहाँ पर कॉल करवा देता हूँ। ओके, और जो मैं नीचे वाले पे ना, इसके अंदर यहाँ पर इसे कॉल करवा देता हूँ। तो मैं अवेट को यूज़ कर देता हूँ, अभी हमें कनेक्ट डीबी को यहाँ पर कॉल करवा देता हूँ। ओके, पर अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हम यहाँ पर सभी पे के अंदर यहाँ पर कनेक्ट डीबी को यहाँ पर कॉल करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारा डेटाबेस यहाँ पर पहले से कनेक्टेड है, फिर भी यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा। तो अब इससे क्या होगा कि जो हमारा डेटाबेस होगा ना, उसके ऊपर यहाँ पर लोड आएगा। तो अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है ना, इसके ऊपर यहाँ पर एक कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ मैं कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इफ, और अब यहाँ पे मोंगोज को यहाँ पर यूज़ करना है और अब इसके लिए यहाँ पर कनेक्शन नाम की यहाँ पर एक की होती है।
तो मैं लिखता हूँ कनेक्शंस, और अब इसके अंदर यहाँ पर रेडी स्टेट नाम की यहाँ पर एक की होती है, तो उसे मैं यहाँ पर यूज़ करना है। और अभी आपने लिखना है कि इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर 1 होती है, तो हमारी कंडीशन यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो इस केस में हम यहाँ पर एक कंसोल लॉग बना देंगे, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़ एक्जिस्टिंग कनेक्शन, ओके। और इसे मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। तो अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? तो चलो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो ये जो हमारा mongoose होता है ना, उसके यहाँ पर कनेक्शन नाम की यहाँ पर एक की होती है, और उसके अंदर यहाँ पर रेडी स्टेट नाम की यहाँ पर एक की होती है। तो अगर हमारा डेटाबेस यहाँ पर पहले से कनेक्टेड होगा, तो रेडी स्टेट की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। तो हम यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कंसोल लॉग करवा दिया है। यहाँ पर एक्जिस्टिंग कनेक्शन को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और इस फंक्शन को हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा नीचे वाला कोड है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू नहीं होती है, मतलब कि हमारा डेटाबेस यहाँ पर पहले से कनेक्टेड नहीं है, तो हमारा नीचे वाला कोड यहाँ पर चल जाएगा, और ये यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्ट कर देगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा डीबी कनेक्शन का लॉजिक वर्क करता है। चलो इसका मैं आपको यहाँ पर आउटपुट दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐप को यहाँ पर रन कर देता हूँ। जब लिखता हूँ npm रन dev, ओके, तो हमारी ऐप यहाँ पर रन हो जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो हमारी जो एपीआई है ना, उसका एंड पॉइंट है यहाँ पर /API/users, ओके। तो यहाँ मैं लिखता हूँ /API/users, ओके, और इसे मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो देखो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है सक्सेस टू, और मैसेज के यहाँ पर लिखा है एपीआई वर्क्स, ओके। तो मैं रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ मैं वीएस कोड के अंदर जाता हूँ, और देखो यहाँ पर टर्मिनल के अंदर यहाँ पर लिखा है डीबी कनेक्टेड, मतलब कि हमारा डेटाबेस यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो हमारी एपीआई ना, इसे मैं फिर से यहाँ पर चलाता हूँ, मतलब कि इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, ओके। और अब यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाते हैं। तो देखो अब यहाँ पर टर्मिनल के अंदर लिखा है यूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन, मतलब कि हमारा डेटाबेस यहाँ पर पहले से कनेक्टेड है, तो लॉजिक यहाँ पर ठीक से वर्क कर रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर डेटाबेस को हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर बात करने वाले CRUD ऑपरेशन के बारे में। तो चलो मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो अब इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने यहाँ पर एपीआई राउट्स को क्रिएट किया था, और इसके साथ हमने यहाँ पर डेटाबेस को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया था। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, तो आप उसे हमारे जो नेक्स्ट.js की प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर CRUD के सी के बारे में बात करेंगे, मतलब कि यहाँ पर क्रिएट का लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर पोस्ट की पैक को हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, और अब यहाँ पे मॉडल की भी जरूरत होगी। तो चलो पहले हम यहाँ पर मॉडल को क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एसआरसी के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मॉडल्स नाम का यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, ओके। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ user.js। तो यहाँ पे mongoose की जरूरत होगी, तो पहले मैं यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर देता हूँ। हम लिखता हूँ import mongoose फ्रॉम mongoose, ओके। और अब यहाँ पर हम स्कीमा को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ const user schema इक्वल टू, और यहाँ पर नए न्यू mongoose, और अब इसके अंदर यहाँ पर स्कीमा नाम की यहाँ पर एक मेथड होती है, तो उसे हमें यहाँ पर यूज कर देना है। और अब इसके अंदर यहाँ पर स्कीमा को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारी पहली फील्ड होगी नेम की। तो यहाँ पर लिखता हूँ नेम, और इसके टाइप के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग, ओके। उसका इसे हम यहाँ पर रिक्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वायर्ड, और इसे हम यहाँ पर ट्रू कर देते हैं। और इसे यहाँ पर 2 बार यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। तो दूसरी फील्ड होगी हमारी ईमेल की। तो यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक और फील्ड को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ यूनिक, और इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ ट्रू। और जो मैं तीसरी फील्ड है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड, ओके। और हम यहाँ पर मॉडल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू, और यहाँ पर लिखना है mongoose, और अब इसके अंदर यहाँ पर मॉडल नाम की यहाँ पर एक मेथड होती है, तो यहाँ पर लिखना है मॉडल। और जो मॉडल की मेथड होती है ना, उसके अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर कलेक्शन का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ यूजर, ओके। उसके बाद दूसरी पैरामीटर के अंदर यहाँ पर स्कीमा को हम यहाँ पर पास करते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ यूजर स्कीमा। तो हम मॉडल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद इसे यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर, ओके। अब देखो हम यहाँ पर मॉडल को क्रिएट करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक और चीज़ को ऐड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर और को यूज़ कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर लिखता हूँ mongoose, और अब यहाँ पर मॉडल्स नाम की मेथड को यूज़ करते हैं। तो हम लिखता हूँ मॉडल्स, और हम यहाँ पर मॉडल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र। तो अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो हमारा mongoose है ना, उसके अंदर यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि हमारा यूज़र नाम का यहाँ पर मॉडल है या नहीं है। और अगर यहाँ पर नहीं होता है, तो यहाँ पर मॉडल को हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये होता है, ओके। अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और अब हम यहाँ पर एपीआई राउट्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैं एपीआई राउट्स के अंदर जाता हूँ। तो क्रिएट का लॉजिक अप्लाई करने के लिए यहाँ पर पोस्ट की एपीआई को हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसे मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ, ओके।
अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा बॉडी का डेटा है ना, उसे हम यहाँ पर डायरेक्ट भी यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। ओके, तो अब इसके अंदर यहाँ पर 3 फील्ड होगी, तो हमें यहाँ पर लिखना है नेम, ईमेल और पासवर्ड। ओके, तो हमारी तीनों वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके अंदर यहाँ पर कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ इफ नॉट नेम और नॉट ईमेल और नॉट पासवर्ड। तो हम लोग ये हमारा नेम, ईमेल या पासवर्ड तीनों में से यहाँ पर एक भी चीज़ यहाँ पर नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन की हम यहाँ पर मेथड को यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ सक्सेस फॉल्स। उसके अंदर यहाँ पर मैसेज की मैं लिखता हूँ। ओके, और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। और अगर मैं ये तीनों फील्ड यहाँ पर आ जाती है तो हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट को हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ मैं वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ, जब लिखता हूँ कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, और अब यहाँ मैं अपडेट को यूज़ कर देता हूँ, और हम यहाँ पर मॉडल के थ्रू हम यहाँ पर रिजल्ट को क्रिएट करेंगे। जब मैं लिखता हूँ यूज़र, तो देखो मैं यहाँ पर सेशन में आ रहा है, तो इसे मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। तो इसके यहाँ पर क्रिएट नाम की यहाँ पर एक मेथड होगी, तो यहाँ पर लिखना है क्रिएट। ओके, और इसके अंदर यहाँ पर डेटा को मैं यहाँ पर पास कर देना है। इसे मैं यहाँ पर ऊपर से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, तो हमारा यूजर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ मैं डेटा को यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर भी यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और हम यहाँ पर एपीआई को हम यहाँ पर फैच करवाते हैं। तो हमारे एपीआई का एंड पॉइंट है यहाँ पर /API/users, और यहाँ पर पोस्ट मेथड की हमने यहाँ पर एपीआई को क्रिएट किया है, तो इसे हम यहाँ पर फैच करवाते हैं। तो अभी आप मैंने पहले से यहाँ पर साइनअप के यूआई को क्रिएट कर दिया है, तो मैं यहाँ पर साइनअप वाले पेज के ऊपर जाता हूँ, और जो इनपुट्स की वैल्यू है ना, उसे हमने यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट के थ्रू हमने यहाँ पर हैंडल किया है। ओके, अब जैसे हमारा फॉर्म यहाँ पर सबमिट होता है, उसके बाद हम यहाँ पर हैंडल सबमिट को हम यहाँ पर कॉल करवा रहे हैं। ओके, तब इसके अंदर यहाँ पर एपीआई को हम यहाँ पर फैच करवाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स नाम का यहाँ पर वेरिएबल बनाया है, तो इसके अंदर यहाँ पर एपीआई को हम यहाँ पर फैच करवाते हैं। तो एपीआई को फैच करने के लिए मैंने यहाँ पर एक्सेस को यहाँ पर यूज़ किया है, और ये हमारी पोस्ट मेथड की एपीआई होने वाली है, तो मैंने यहाँ पर पोस्ट की मेथड को यूज़ किया है। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर होंगे। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर एपीआई के एंड पॉइंट को मैं यहाँ पर पास करना है, तो मैं लिखता हूँ /API/users। ओके, और उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर बॉडी के डेटा को हमें यहाँ पर पास करना है, तो इसे यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट के थ्रू हम यहाँ पर हैंडल करवाए, तो इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म डेटा। ओके, अब जैसे हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टोस्ट नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पहले यहाँ पर इसके पैकेज को इंस्टॉल करना होगा, तो यहाँ पर रिएक्ट टू के पैकेज को हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो हमारा पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, तो चलो यहाँ पर इसका लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर टोस्ट कंटेनर को हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। तो वो अपने सबसे नीचे यहाँ पर टोस्ट कंटेनर को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो लिखता हूँ टोस्ट कंटेनर, और हम यहाँ पर नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर शो करवाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करता हूँ, लिखता हूँ इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रू आती है, तो यहाँ पर टोस्ट नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर दिखा देंगे, लिखता हूँ टोस्ट डॉट सक्सेस, और इसके अंदर यहाँ पर मैसेज को हम यहाँ पर दिखा देंगे, तो यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। ओके, एल्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एरर की नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर दिखा देंगे, तो यहाँ पर लिखता हूँ टोस्ट डॉट एरर, और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ सर्वर एरर। ओके, तो चलो अब इसे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपने क्या किया है, यहाँ पर एक्सयूज को यूज करके हमने यहाँ पर एपीआई को फैच करवाया है। तो जब भी हम यहाँ पर एक्सयूज को यूज करते हैं, तो जो हमारा रिस्पॉन्स होता है ना, यहाँ पर डेटा नाम की की के अंदर आता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अगर इसके सक्सेस की वैल्यू यहाँ पर ट्रू आती है, तो यहाँ पर सक्सेस के मैसेज को हम यहाँ पर दिखाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर एरर के मैसेज को हम यहाँ पर दिखाएंगे। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और हम यहाँ पर रिजल्ट को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐप को यहाँ पर रन कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ npm run dev, तो हमारी यहाँ पर रन हो जाएगी। तो इसे यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ओके, तुम्हारी यहाँ पर रन हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर साइनअप वाले पेज के ऊपर जाता हूँ, जब लिखता हूँ /signup। ओके, तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर यूआई को यहाँ पर क्रिएट किया है। तो ये अपने फॉर्म को यहाँ पर सबमिट करता हूँ, जब मैं नेम के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ सचिन, ईमेल के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ sachin@gmail.com, उसके अंदर यहाँ पर पासवर्ड को यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, अब इससे मैं यहाँ पर साइनअप कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वहाँ पेज है ना, वो यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि मैं जो ईपीआई ना, वो यहाँ पर फैच नहीं हो रही है। तो चलो इसे मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। क्या करता हूँ, ये जो हमारा बटन है ना, इसके यहाँ पर ऑन सबमिट को यहाँ पर यूज़ किया है, इसे यहाँ पर निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ ऑन क्लिक। ओके, उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स को यहाँ पर कंसोल लॉग भी यहाँ पर करवा देता हूँ, कंसोल लॉग। ओके, और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ओके, और जब कैसे ना उसके अंदर यहाँ पर एरर के मैसेज को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, और हम यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर एपीआई को फैच करवाते हैं। तो यहाँ मैं ब्राउजर के अंदर जाता हूँ। ओके,
और मैं अपने फॉर्म को यहाँ पर फिल करता हूँ। तो मैं नेम के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ सचिन, ईमेल के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ sachin@gmail.com और अब यहाँ पे पासवर्ड को पास कर देता हूँ। ओके, और ये मैं फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये सबमिट हुआ है, तो मेरे को थोड़ा वेट करना है। तो देखो हमारा यूज़र यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ पर सक्सेस की नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, तो अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर डेटाबेस के अंदर यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हमारा यूज़र यहाँ पर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो मैंने यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास के अंदर यहाँ पर लॉगिन कर दिया है और अभी मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू के ऊपर हूँ। तो अभी यहाँ पे ब्राउज़ कलेक्शन का हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप नाम का यहाँ पर डेटाबेस है, तो यहाँ पर इसके अंदर जाना है और इसके यहाँ पर यूज़र्स नाम की यहाँ पर एक कलेक्शन है, तो यहाँ पर इसके अंदर जाना है। ओके, देखो हमारा यूज़र यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्रॉड के आर के बारे में बात करते हैं, मतलब कि यहाँ पर रीड का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो अब रीड का लॉजिक अप्लाई करने के लिए यहाँ पर गेट एपीआई को हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो इसे हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल टू, और अभी यहाँ पे अब को यूज़ कर देता हूँ और अब यहाँ पर मॉडल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र और अब यहाँ पर हम फाइंड की मेथड को यूज़ करेंगे। ओके, तुम्हारा यूज़र का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तब इसे मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स करके यहाँ पर पास कर देता हूँ। या फिर मैसेज को यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और यूजर्स के डेटा को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, तो उसे यहाँ पर सेव करता हूँ और हम यहाँ को इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो जो हमारी गेट की पेज होती है ना, उसका रिस्पॉन्स हम यहाँ पर डायरेक्ट ब्राउजर के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलो इस एपीआई को मैं यहाँ पर कॉल करवा देता हूँ। तो यहाँ मैं ब्राउजर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ /API/users। ओके, और इसे मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो देखो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखा है सक्सेस टू, उसके बाद यहाँ पर यूजर्स नाम की है और इसके अंदर हमारा यूजर का डेटा यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो अब इस टाइप से हम यहाँ पर रीड का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद अपडेट और डिलीट के लॉजिक के बारे में यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले अपडेट और डिलीट ऑपरेशन के बारे में। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर क्रिएट ऑपरेशन और रीड ऑपरेशन के लॉजिक को हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। तो अब हम यहाँ पर अपडेट और डिलीट के लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पर यूजर्स नाम का यहाँ पर एपीआई राउट बनाया था और उसके अंदर हमने यहाँ पर क्रिएट और रीड के लॉजिक को हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। तो अब यहाँ पर अपडेट के लॉजिक के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, हमें एक डायनेमिक एंड पॉइंट को हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो क्या करता है, जो हमारा यूजर्स है ना, तो इसके अंदर यहाँ पर एक डायनेमिक एंड पॉइंट को मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे लिखता हूँ आईडी। देखो आप इसका नाम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, पर अभी मैंने यहाँ पर इसका नाम आईडी लिखा है। ओके, और अब इसके अंदर यहाँ पर route.js को क्रिएट करता हूँ। लिखता हूँ route.js और अब यहाँ पर हम अपडेट का लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो पहले हमें इसे यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है। तो हम लिखता हूँ एक्सपोर्ट और अब यहाँ पर असिंक फंक्शन को हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसका यहाँ पर नाम लिखना है पुट। ओके, जब यहाँ पर अपडेट का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर पुट मेथड की एपीआई को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर एक पैरामीटर होगा जिसका नाम है यहाँ पर रिक्वेस्ट। अब इसके बाद जो हमारा फंक्शन है ना, उसके दूसरे पैरामीटर के अंदर हमारा पैरम्स यहाँ पर आता है। तो क्या करना है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाने और भी आपने लिखना है पैरम्स और अब इस पैरम्स के थ्रू यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू को हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ मैं एक वैल्यू बना देता हूँ और अब इसे यहाँ पर डायरेक्ट डिस्ट्रक्टर हम यहाँ पर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ आईडी। देखो आपने यहाँ पर डायनेमिक राउट बना, तो आपने जो भी वर्ड को यूज किया है ना, उसे आपको यहाँ पर पास करना है। मैंने यहाँ पर आईडी लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर आईडी को यूज किया है। अगर आपने कुछ और लिखा है तो आपको उसे यहाँ पर यूज कर देना है। ओके, अभी हमारा एक असिंक टास्क होने वाला है, तो यहाँ पर अवे को यूज कर देना है। अब यहाँ पर लिखेंगे पैरम्स, तो भाई डायनेमिक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और इसके अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी के अंदर से यहाँ पर डेटा को निकालेंगे। तो लिखता हूँ कॉन्स्ट और उसे यहाँ पर डायरेक्ट डिस्ट्रक्टर हम यहाँ पर कर देते हैं और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ नेम। तो अभी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ नेम को यहाँ पर अपडेट करके यहाँ पर दिखाता हूँ। ओके, और अभी हमें अवेट को यूज करना है और यहाँ पर लिखेंगे request.json। तो भाई बॉडी की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इफ नॉट आईडी। तो इसके यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स और जेसन को मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ सक्सेस फॉल्स। उसके यहाँ पर मैसेज को यहाँ पर पास कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ आईडी मिसिंग। ओके, तो मतलब कि अगर हमारी आईडी यहाँ पर नहीं आती तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आईडी यहाँ पर मिसिंग है। ओके, तो अब यहाँ पर यूजर को हम यहाँ पर अपडेट करवाते हैं। तो हम लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू, अब यहाँ पे अपडेट को यूज करना है और यहाँ पर मॉडल को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम लिखता हूँ यूजर। तो अब इसके अंदर यहाँ पर एक मेथड होता है जिसका नाम है यहाँ पर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो उसे हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर आईडी को हम यहाँ पर पास करते हैं। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर आईडी के थ्रू हमारे यूजर को यहाँ पर फाइंड करेगा। तो आईडी को हम यहाँ पर पैरामीटर्स के अंदर से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके,
उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर डेटा को हम यहाँ पर पास करते हैं, जिसके थ्रू हमारा यूजर यहाँ पर अपडेट होगा। तो यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ नेम, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ नेम को यहाँ पर अपडेट करवा रहे हैं। ओके, तुम्हारे नेम की वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ मैं रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, तो यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, और हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। यहाँ मैं रिस्पॉन्स और ड्यूरेशन को मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ सक्सेस ट्रू। उसके बाद मैसेज को मैं यहाँ पर पास करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ यूजर अपडेटेड। और देखो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, हम यहाँ पर डेटाबेस को यहाँ पर कनेक्ट नहीं करवाया है। तो पहले हम उससे यहाँ पर कनेक्ट करवा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपडेट को यूज़ कर देता हूँ, और यहाँ पर डेटाबेस को हम यहाँ पर कनेक्ट करवाते हैं। जब लिखता हूँ कनेक्ट DB। ओके, तो डेटाबेस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो अब इस टाइप से हम यहाँ पर अपडेट का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलो और यहाँ पर डिलीट के लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे असिंक फंक्शन को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, और अब इसका हमें यहाँ पर नाम लिखना है डिलीट। अब इसके पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर रिक्वेस्ट और पैम्स को हम यहाँ पर पास करेंगे। तो इसे मैं यहाँ पर ऊपर से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्ट करवाएंगे, और यहाँ पर आईडी को हम यहाँ पर पैम्स के अंदर से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इसे यहाँ पर ऊपर से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, और अब इस आईडी के थ्रू यहाँ पर यूजर को हम यहाँ पर डिलीट करवाएंगे। तो अब लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू, और यहाँ पे अपडेट को यूज कर देता हूँ, और अब यहाँ पे मॉडल को यूज करना है। तो मैं लिखता हूँ यूजर, तो अब इसके अंदर यहाँ पर फाइंड बाय आईडी और डिलीट की यहाँ पर मेथड होती है, तो उसे मैं यहाँ पर यूज करना है। और अब इसके अंदर यहाँ पर आईडी को हम यहाँ पर पास कर देंगे, तो हमारा यूजर यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। और उसके अंदर यहाँ पर रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, तो उसे मैं यहाँ पर ऊपर से कॉपी कर देता हूँ, और इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। मैसेज के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ यूजर डिलीटेड। ओके, तो अब इस टाइप से यहाँ पर डिलीट का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो चलो अब मैं आपको यहाँ पर अपडेट और डिलीट की एपीआई को यहाँ पर फैच करके दिखाता हूँ। पर इससे पहले मैं आपको यहाँ पर यूजर का डेटा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मोंगोडीबी एटलास के अंदर यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास के अंदर यहाँ पर लॉगिन कर दिया है। तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक यूजर यहाँ पर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो और यूजर को मैं यहाँ पर ऐड करवाता हूँ। तो पहले यहाँ पर ऐप को यहाँ पर रन कर देता हूँ। ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो प्रेसिडेंट के अंदर यहाँ पर यूजर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एपीआई को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट कर दिया था। तो यहाँ मैं सामने वाले पेज के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ साइन अप। ओके, और अब यहाँ पर दो यूजर को मैं यहाँ पर क्रिएट करवाता हूँ। तो नेम के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ अमित। ओके, या मैं तो स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर ईमेल को पास करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ amit@gmail.com। उसके लिए यहाँ पर पासवर्ड को यहाँ पर पास कर देता हूँ, और इससे मैं यहाँ पर साइन अप करवा देता हूँ। ओके, तो हमारा यूजर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इसके यहाँ पर एक और यूजर को क्रिएट करवाता हूँ। तो यहाँ पर नेम के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ ABC, ईमेल के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ abc@gmail.com, और उसके यहाँ पर पासवर्ड को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, और उससे मैं यहाँ पर साइन अप करवा देता हूँ। तो देखो हमारा दूसरा यूजर भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो चलो अब इससे मैं आपको यहाँ पर डेटाबेस के अंदर दिखाता हूँ। ओके, तो अब इससे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तब जैसे यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, उसके बाद हमारा यूजर का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो अब इसके अंदर यहाँ पर 3 एंट्री है। हम यहाँ पर जो दो यूजर को क्रिएट किए थे ना, वो दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा यूजर है ना, इसके नेम को मैं यहाँ पर अपडेट करके यहाँ पर दिखाता हूँ, और जो हमारा दूसरा यूजर है ना, उससे मैं आपको यहाँ पर डिलीट करके दिखाता हूँ। तो चलो पहले यहाँ पर अपडेट का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे VS कोड के अंदर जाता हूँ। देखो अभी मैंने यहाँ पर अपडेट और डिलीट के लिए यहाँ पर यूआई को क्रिएट नहीं किया है। तो अभी हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर थंडर क्लाइंट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो VS कोड के अंदर यहाँ पर थंडर क्लाइंट का एक्सटेंशन होता है, तो आपको उसे यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। तो जैसे आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको इसका आइकन देखने को मिलेगा। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है, और अभी आपने न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। तो अभी हमारी पुट मेथड की एपीआई होने वाली है, तो मैं पुट को यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर एपीआई के एंड पॉइंट को हमें यहाँ पर पास करना है। तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो एपीआई का एंड पॉइंट होगा यहाँ पर /API/users/ और उसके बाद यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू को हम यहाँ पर पास करेंगे। तो डायनेमिक वैल्यू के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मोंगोडीबी की आईडी को हम यहाँ पर पास करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है http://localhost:3000/API/users, और उसके बाद यहाँ पर यूजर की आईडी को हमें यहाँ पर पास करना है, जिसे हम यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं। तो मैं मोंगोडीबी एटलास के अंदर जाता हूँ। तो इस यूजर की यहाँ पर वैल्यू को हम यहाँ पर अपडेट करने वाले हैं, तो उसकी आईडी को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और उससे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बॉडी के अंदर जाना है, यहाँ पर डेटा को हमें यहाँ पर पास करना है। तो इसके अंदर यहाँ पर जेसन के फॉर्मेट में यहाँ पर डेटा को पास करना है। तो मैं लिखता हूँ नेम, और उसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ अमित। ओके, और अब मैं यहाँ पर इस एपीआई को फेच करवाता हूँ। तो मैं सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो देखो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है यूजर अपडेटेड, तो हमारा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। चलो मैं आपको इसे यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं डेटाबेस के अंदर जाता हूँ, और अब इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करना है,
और जैसे यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो अपडेट वाला डेटा होगा ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो हमारे यूज़र की वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। देखो इसका नाम यहाँ पर अपडेट हो चुका है। ओके, तो अभी इस टाइप से यहाँ पर अपडेट का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो चलो हम यहाँ पर आगे बात करते हैं और हम यहाँ पर डिलीट का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये जो हमारा यूज़र है ना, उसी में आपको यहाँ पर डिलीट करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। तो अभी यहाँ पे मेथड के अंदर यहाँ पर शेयर करता हूँ डिलीट को। ओके, और अभी यहाँ पे यूज़र की आईडी को हम यहाँ पर पास करना है, जिसे हम यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जाता हूँ। अब इसकी आईडी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ और अब यहाँ पर सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है यूज़र डिलीटेड, तो हमारा यूज़र यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अब इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, उसके बाद हमने यहाँ पर जो यूज़र को डिलीट किया था, वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर 2 यूज़र है, जो हमारा तीसरा यूज़र था ना, वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। ओके, तो अभी शायद से यहाँ पर अपडेट और डिलीट का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो चलो मैं यहाँ पर फ़ोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर कंप्लीट क्रेड ऑपरेशन के लॉजिक को अप्लाई किया था। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो आप उसे हमारे नेक्स्ट.जेएस के फुल कोर्स के अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है। तो जिन्होंने हमारे बैकएंड वाले वीडियोस को देखा होगा, उन्हें यहाँ पर पता ही होगा, और फिर मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो ऑथेंटिकेशन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कौन हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है। तो उसे हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। तो इसके यहाँ पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो एक होता है हमारा साइन अप का लॉजिक और दूसरा होता है यहाँ पर लॉगिन का लॉजिक। तो जब हमने यहाँ पर क्रेड के अंदर यहाँ पर क्रिएट का लॉजिक अप्लाई किया था, तब हमने यहाँ पर साइन अप वाले एपीआई को क्रिएट किया था। पर देखो अब इसके अंदर यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है। हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो हमारा पासवर्ड है ना, उसे यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पर डेटाबेस के अंदर यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं। पर हमें यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर गलती से भी हमारा डेटाबेस यहाँ पर लीक हो गया, तो मैं यूज़र के डेटा को यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक्सेस कर सकता है और वो यहाँ पर यूज़र के डेटा को यहाँ पर चेंज भी कर सकता है। तो ये तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बिक्रिप्ट को यूज़ करते हैं और हम यहाँ पर पासवर्ड को हैश कर देते हैं और जो हमारा हैश वाला पासवर्ड है ना, उसे यहाँ पर डेटाबेस के अंदर हम यहाँ पर स्टोर करवाते हैं। तो चलो अब इस लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले यहाँ पर बिक्रिप्ट के पैकेज को हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। तो इसे मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ npm i बिक्रिप्ट। ओके, तो अभी यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, ओके, तो अभी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ const हैश पासवर्ड इक्वल टू, और अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अवेट को यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अवेट और अब यहाँ पे बिक्रिप्ट को इंपोर्ट कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट बिक्रिप्ट फ्रॉम बिक्रिप्ट। ओके, और अब इसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मैं लिखता हूँ बिक्रिप्ट और अब इसके अंदर यहाँ पर एक मेथड है, जिसका नाम है यहाँ पर हैश। तो मैं लिखता हूँ हैश। अब इसके अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर के अंदर यहाँ पर पासवर्ड को हम यहाँ पर पास करते हैं और जो हमारा दूसरा पैरामीटर होता है ना, उसके अंदर हम यहाँ पर नंबर को पास करते हैं। और ये जो यहाँ पर नंबर पास किया है ना, उसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी, उतना यहाँ पर हैश होने में यहाँ पर टाइम लगाएगा। ये नंबर से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक सॉल्ट क्रिएट होता है और इस सॉल्ट यहाँ पर हमारे पासवर्ड को हैश करता है। ओके, तो यहाँ पे दोनों पैरामीटर को यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड। ओके, और दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ 10। तो हमारा पासवर्ड यहाँ पर हैश हो जाएगा। तो अब इसे यहाँ पर डेटाबेस के अंदर हम यहाँ पर स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर पासवर्ड की बना देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ। ओके, तो अब हमारा साइनअप का लॉजिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर एक और एपीआई राउट को हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो यूजर से ना, इसके लिए यहाँ पर एक और एपीआई राउट को क्रिएट करता हूँ। ओके, और इसके यहाँ पर नाम लिखेंगे लॉगिन और इसके यहाँ पर राउट डॉट जेएस को क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ राउट डॉट जेएस। तो भाई जो लॉगिन की एपीआई होगी ना, वो भी यहाँ पर पोस्ट मेथड की एपीआई होगी। तो इसे मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट, उसके अंदर यहाँ पर असिंग फंक्शन को यूज करेंगे। यहाँ लिखता हूँ असिंग फंक्शन और इसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे पोस्ट। इसके यहाँ पर एक पैरामीटर होगा जिसका नाम है यहाँ पर रिक्वेस्ट और अब यहाँ पर हम डेटाबेस को कनेक्ट करवाएंगे और उसके बाद यहाँ पर बॉडी के अंदर से यहाँ पर डेटा को निकालेंगे। तो क्या करता हूँ, इसके अंदर से इसे यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे कनेक्ट डीबी को यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ, वरना मैं यहाँ पर एरर आएगी। और अब ये हमारी लॉगिन की पे है, तो इसके अंदर यहाँ पर 2 ही चीज़ को हम यहाँ पर पास करेंगे। एक होगा हमारा ईमेल और दूसरा होगा यहाँ पर पासवर्ड। तो मैं नेम को यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट को हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू, हम यहाँ पर अवेट को लगा देते हैं और यहाँ पर मॉडल को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हम लिखता हूँ यूजर और अब इसके अंदर यहाँ पर फाइंड वन की मेथड को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ फाइंड वन और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर ईमेल को यहाँ पर पास कर देता हूँ।
ओके, तो अगर हमारा यूज़र यहाँ पर पहले से अवेलेबल होगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर एक कंडीशन को अप्लाई करते हैं, मैं लिखता हूँ इफ़ नॉट यूज़र, तो इस केस में यहाँ पर एरर को हम यहाँ पर दिखाएँगे, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर पास कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन की मेथड को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और अब यहाँ पे एरर की बना देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ एरर और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनवैलिड ईमेल। अब इसके अंदर यहाँ पर पासवर्ड को हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो यहाँ मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट इज़ वैलिड इक्वल टू, अब यहाँ पर अवेयर को लगा देता हूँ और हम यहाँ पर बिटवीट को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। पहले इसे मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ इम्पोर्ट बिटक्रिप्ट फ्रॉम बिटक्रिप्ट। ओके, और अब यहाँ पर हम बिटक्रिप्ट को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ बिटक्रिप्ट, तो अब इसके यहाँ पर कंपेयर की मेथड होगी, तो यहाँ पर लिखना है कंपेयर। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर पासवर्ड को हम यहाँ पर पास करते हैं और जो हमारा दूसरा पैरामीटर होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर हैश वाले पासवर्ड को हम यहाँ पर पास करते हैं। तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर चेक करिए कि हमारा पासवर्ड यहाँ पर वैलिड है या नहीं है। अगर हमारा पासवर्ड यहाँ पर वैलिड होता है तो ये सिंपली यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देगा और अगर हमारा पासवर्ड यहाँ पर वैलिड नहीं होगा तो ये यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, तो यहाँ मैं पासवर्ड को यहाँ पर पास कर देता हूँ और उसके यहाँ मैं हैश को मैं यहाँ पर पास करता हूँ। तो अब ये तुम्हारा हैश वाला पासवर्ड होगा ना, वो यहाँ पर यूजर नाम के यहाँ पर वेरिएबल के अंदर आएगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर यूजर के डेटा को हमने यहाँ पर फेच करवाया है। ओके, तो यहाँ पे लिखना है यूजर और अब इसके अंदर यहाँ पर पासवर्ड नाम की यहाँ पर की होगी, तो यहाँ पर लिखना है डॉट पासवर्ड। ओके, तो हमारा हैश वाला पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा और अभी यहाँ पर कंपेयर करेगा और अगर हमारा पासवर्ड यहाँ पर वैलिड होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रू आएगी। तो ये अगर तुम यहाँ पर एक और कंडीशन को अप्लाई करता हूँ, लिखता हूँ इफ नॉट इज वैलिड, क्योंकि हमारी इस वैल्यू की वैल्यू यहाँ पर ट्रू नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो इसे मैं यहाँ पर ऊपर से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं इसे पास कर देता हूँ और एरर के अंदर मैं लिखता हूँ इनवैलिड पासवर्ड। ओके, और अगर हमारा पासवर्ड यहाँ पर वैलिड होगा तो यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर नहीं चलेगी और अब यहाँ पर रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर पास कर देंगे। यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ और यहाँ पर रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स और डिसीजन की मेथड को यूज करते हैं और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ सक्सेस ट्रू, उसके बाद यहाँ पर मैसेज की बात देता हूँ और अब इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ लॉग इन सक्सेसफुली। ओके, तो अब इस टाइप से यहाँ पर लॉगिन के एपीआई को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लॉगिन पेज को क्रिएट करता हूँ और अब उसके अंदर यहाँ पर लॉगिन के एपीआई को हम यहाँ पर फेच करवाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर लॉगिन पेज को यहाँ पर क्रिएट कर दिया है और जो हमारी इनपुट की वैल्यू है ना, उसे यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट के थ्रू हम यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। ओके, और जब हमारा फॉर्म यहाँ पर सबमिट होता है तब मैंने यहाँ पर हैंडल सबमिट को मैंने यहाँ पर कॉल करवाया है और अब इसके अंदर यहाँ पर एपीआई को हम यहाँ पर फेच करवाएंगे। तो यहाँ पर हम एक्सयूज को यूज करेंगे। तो अब इसके अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर एपीआई के एंड पॉइंट को हम यहाँ पर पास करते हैं, तो जो एपीआई ना इसका एंड पॉइंट होगा यहाँ पर /API/users/login। ओके, तो यहाँ मैं लिखता हूँ /API/users/login। ओके, उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर डेटा को हम यहाँ पर पास करते हैं। तो यहाँ पर हम कंट्रोल कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, तो इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ और अब यहाँ पर मैं कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस, इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 आती है, तो हम क्या कहेंगे, हमारी टोस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ लिखता हूँ टोस्ट डॉट सक्सेस की मेथड को हम यहाँ पर यूज करेंगे और अब इसके अंदर मैं मैसेज को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तब लेता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। ओके, अब देखो जब हम यहाँ पर एक्सयूज को यूज करते हैं तो जो हमारा रिस्पॉन्स होता है ना, वो यहाँ पर डेटा नाम की के अंदर आता है, इससे मैंने यहाँ पर लिखा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ओके, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 नहीं आती है तो यहाँ पर एल्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, और इसके यहाँ पर एरर के मैसेज को हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो मैं लिखता हूँ टोस्ट डॉट एरर और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर। ओके, तो अब इसमें यहाँ पर सेव कर देता हूँ और अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर लॉगिन और साइन अप के लॉजिक को हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो पहले यहाँ पर ऐप को रन कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ npm run dev, तो हमारी ऐप यहाँ पर रन हो जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, तो पहले मैं यहाँ पर साइन अप वाले पेज के ऊपर जाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ /signup। ओके, और अब यूजर को मैं यहाँ पर साइन अप करवाता हूँ। वो नेम के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ राम, ईमेल के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ ram@gmail.com और मैं अपने पासवर्ड को यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, और सिर्फ यहाँ पर साइन अप कर देते हैं। तो यहाँ पर फैच हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो देखो हमारा यूजर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, तो हमारा साइन अप का लॉजिक यहाँ पर ठीक से वर्क कर रहा है। तो अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर लॉगिन वाले पेज के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन। ओके, और अब यहाँ पर लॉगिन के लॉजिक को हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर ईमेल को यहाँ पर पास कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ ram@gmail.com। ओके, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड को मैं यहाँ पर पास करता हूँ, अब इसे मैं यहाँ पर लॉगिन करवाता हूँ। तो देखो हम यहाँ पर एरर आ रही है, देखो यहाँ पर लिखा है इनवैलिड पासवर्ड, तो हमारा ये भी लॉजिक यहाँ पर ठीक से वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पर वैलिड पासवर्ड को मैं यहाँ पर पास करता हूँ। ओके,
और इसे मैं यहाँ पर कॉल करवा देता हूँ। तो देखो हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। देखो यहाँ पर लिखा है लॉगिन सक्सेसफुली। तो मैं ये भी लॉजिक यहाँ पर ठीक से वर्क कर रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाता है, उसके बाद इसे यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर मैं यहाँ पर नेविगेट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू, तो यहाँ मैं यूज राउटर को मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ यूज राउटर। ओके, और अभी आपने सक्सेस मैसेज दिखा है ना, उसके बाद यूजर को मैं यहाँ पर नेविगेट करवाता हूँ। तो मैं राउटर को यूज कर देता हूँ। तो इसके यहाँ पर पुश नाम की यहाँ पर एक मेथड होती है, तो मैं यहाँ पर लिखना है पुश। और अब इसके यहाँ पर पाथ को मैं यहाँ पर पास करना है। जब मैं लिखता हूँ स्लैश डैशबोर्ड। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर डैशबोर्ड वाला यहाँ पर पेज बना है, तो इसके ऊपर यहाँ पर यूजर को मैं यहाँ पर नेविगेट करवा रहा हूँ। ओके, तब इसे यहाँ पर सेव करता हूँ और मैं ब्राउजर के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर यूजर को मैं यहाँ पर फिर से लॉगिन करवाता हूँ। तो मैं ईमेल को यहाँ पर पास कर लेता हूँ। क्या मैं लिखता हूँ ram@gmail.com। उसके यहाँ पर पासवर्ड को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर यूजर को यहाँ पर लॉगिन करवा देता हूँ। तो देखो हमें यहाँ पर सक्सेस मैसेज यहाँ पर देखने को मिला है, और उसके बाद हम यहाँ पर स्लैश डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर नेविगेट हो चुके हैं। ओके, तो मैं ये भी लॉजिक यहाँ पर ठीक से वर्क कर रहा है। पर देखो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी स्पेस को यहाँ पर एक्सेस कर पा रहा है। जैसे कि देखो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर होम पेज के ऊपर जाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। क्या मैं लिखता हूँ स्लैश डैशबोर्ड। तो देखो अभी भी यहाँ पर इसे एक्सेस कर पा रहा हूँ। मतलब कि इसने यहाँ पर चेक नहीं किया कि मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ या नहीं हूँ। इसने मुझे डायरेक्ट इस पेज का यहाँ पर एक्सेस दे दिया है। तो अब ऐसा तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हम यहाँ पर राउट को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर बात करने वाले ऑथराइजेशन के बारे में, और अब उसके थ्रू यहाँ पर पेज को हम यहाँ पर सिक्योर करवाएंगे। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का लॉजिक अप्लाई किया था। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर लॉगिन की पेज बनाई थी, और उसके अंदर यहाँ पर यूजर को हमने यहाँ पर लॉगिन करवाया था। पर वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। हमने एक डैशबोर्ड वाला पेज बनाया था, तो वहाँ पर जो यूजर था ना, वो यहाँ पर डायरेक्टली उसे एक्सेस कर पा रहा था। जब यहाँ पर डैशबोर्ड ऊपर जा रहा था, तब यहाँ पर चेक नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर लॉगिन है या नहीं है। वो डायरेक्टली उसे एक्सेस कर पा रहा था। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा ऑथराइजेशन। तो चलो अब इसका लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो पहले में भी क्या करना होगा, ये जो मैं लॉगिन की पे है ना, इसे मैं यहाँ पर अपडेट करना होगा। तो जब यूजर यहाँ पर लॉगिन होगा, उसके बाद यहाँ पर टोकन को हम यहाँ पर क्रिएट करवाएंगे। तो अब इसके लिए यहाँ पर एक पैकेज की जरूरत होगी, जिसका नाम है यहाँ पर जेसन वेब टोकन। तो पहले मैं यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ npmi जेसन वेब टोकन, और अब इसे मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो हमारा पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ। तो अब लिखता हूँ इंपोर्ट JWT फ्रॉम, और अब यहाँ पर लिखता हूँ जेसन वेब टोकन। ओके, और अब इसके थ्रू यहाँ पर टोकन को हम यहाँ पर क्रिएट करवाते हैं। तो यहाँ मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। तो अब लिखता हूँ कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू, और अब यहाँ पे JWT को हमें यहाँ पर यूज करना है। तो इसके अंदर यहाँ पर साइन नाम की यहाँ पर एक मेथड होती है। तो मैं लिखता हूँ साइन। तो अब इसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर पेलोड को हम यहाँ पर पास करते हैं। पेलोड मतलब कि यहाँ पर रिजल्ट के रिलेटेड यहाँ पर कोई डेटा को पास करते हैं, जिसके थ्रू हमारा टोकन यहाँ पर क्रिएट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पर आईडी नाम की यहाँ पर की बना लेता हूँ। और इसके अंदर यहाँ पर यूजर की आईडी को हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो जो हमारा यूजर का डेटा होगा ना, वो यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर आएगा। तो इसके थ्रू यहाँ पर यूजर की आईडी को हम यहाँ पर पास करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है यूजर डॉट, अब इसके यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी नाम की यहाँ पर की होगी। तो यहाँ पर लिखना है अंडरस्कोर आईडी। तो यूजर की आईडी यहाँ पर आ जाएगी। उसके यहाँ पर दूसरा पैरामीटर होता है, जिसके यहाँ पर JWT के सीक्रेट को हम यहाँ पर पास करते हैं। तो ये जो हमारा सीक्रेट होता है ना, उसे यहाँ पर .yani फाइल के अंदर हम यहाँ पर स्टोर करवाते हैं। तो अभी यहाँ पे .yani फाइल के अंदर जाता हूँ, और अभी यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ, जिसका मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ JWT सीक्रेट। ओके, अब इसके यहाँ पर सीक्रेट को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर रैंडम यहाँ पर सीक्रेट को पास कर देता हूँ, पर आपको यहाँ पर ठीक से यहाँ पर सीक्रेट को पास करना है। ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसे मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। ओके, और इसे हम यहाँ पर यूज कर देते हैं। तो इसे यहाँ पर यानी फाइल के अंदर से हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना होगा process.env डॉट, और उसके यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है। तो इसे यहाँ पर पास कर देता हूँ, तो हमारा सीक्रेट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके यहाँ पर एक और पैरामीटर होता है, जिसके यहाँ पर एक्सपायरी को हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पर पास नहीं करता हूँ। ओके, तो हमारा टोकन यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो अब इसे यहाँ पर कुकीज के अंदर हम यहाँ पर स्टोर करवाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पर रिटर्न लिखा है उसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, और अभी यहाँ पर एक वेरिएबल को क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू, और अभी आपने रिस्पॉन्स को यूज किया है ना, तो उसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, और अब यहाँ पर हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ओके, और अभी जो रिस्पॉन्स है ना, इसके थ्रू यहाँ पर कुकीज को हम यहाँ पर स्टोर करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखना है रिस्पॉन्स। तो अब इसमें यहाँ पर कुकीज नाम की यहाँ पर की होगी, तो यहाँ पर लिखना है कुकीज, और अब यहाँ पर हम सेट मेथड को यूज करेंगे। क्या मैं लिखता हूँ सेट। ओके, तो अभी जो सेट की मेथड होती है ना, उसके अंदर यहाँ पर 3 पैरामीटर होते हैं,
जो पहला पैरामीटर होता है ना उसके अंदर यहाँ पर की का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ टोकन। ओके, उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास करते हैं, तो मैं टोकन को यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, और जो वहाँ तीसरा पैरामीटर होता है ना उसके अंदर यहाँ पर कुकीज के ऑप्शन को हम यहाँ पर पास करते हैं, तो यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो अब इसके अंदर यहाँ पर की और वैल्यू की पेयर में यहाँ पर ऑप्शन को हमें यहाँ पर पास करना है। तो यहाँ पर पहले की होती है हमारी HTTP ओनली, तो इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर लिखना है ट्रू। ओके, इसके यहाँ पर दूसरी की होती है यहाँ पर सिक्योर, तो यहाँ मैं लिखता हूँ सिक्योर। तो अब इसके अंदर यहाँ पर क्या करते हैं कि जब यहाँ पर डेवलपमेंट यहाँ पर कर रहे होते हैं तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर फॉल्स रखते हैं, और प्रोडक्शन के अंदर हम यहाँ पर इसे ट्रू कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए यहाँ पर env फाइल को यूज करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ process.env, और अब यहाँ पर नोड एनवायरनमेंट को हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू प्रोडक्शन होती है तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर ट्रू कर देंगे, तो हम लिखता हूँ प्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पर फॉल्स आएगी, और जब इसे यहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे तो इसका इसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। ओके, अब इसका यहाँ पर तीसरा पैरामीटर होता है यहाँ पर सेम साइड का, तो मैं लिखता हूँ सेम साइड। तो इसका यहाँ पे क्या करते हैं कि जब यहाँ पर डेवलपमेंट यहाँ पर कर रहे होते हैं तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर स्ट्रिक्ट रखते हैं, और जब हम यहाँ पर इसे डिप्लॉय कर देते हैं उसका इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर नन कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ऊपर पास किया है ना उसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर पास करता हूँ, और यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। तो अगर यहाँ पे ट्रू होता है तो हम यहाँ पर पास करेंगे नन, और अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर फॉल्स आती है तो यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिक्ट। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर चौथी की होती है यहाँ पर मैक्स एज की, तो मैं लिखता हूँ मैक्स एज। और इसके अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पर मिली सेकेंड के यहाँ पर वैल्यू को हम यहाँ पर पास करते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ 3 × 24 × 60 × 60 × 1000। तो इसके अंदर यहाँ पर मिली सेकेंड के अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास किया है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे 3 दिन तक अपना टोकन यहाँ पर वैलिड रहेगा। तो अब यहाँ पर कुकीज को हमने यहाँ पर सेट कर दिया, तो अब यहाँ पर रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, मैं लिखता हूँ रिटर्न, और यहाँ पर रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। अब देखो अगर मैं यहाँ पर पहले से यहाँ पर रिटर्न कर दिया होता तो मैं कुकीज यहाँ पर सेट ही नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर लास्ट में से यहाँ पर रिटर्न करवाया है। ओके, तो अब हमारा लॉगिन का लॉजिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर पेज को हम यहाँ पर सिक्योर करवाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर मिडलवेयर को हम यहाँ पर यूज करेंगे, और जो SRC ना इसके लिए मिडलवेयर को मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ middleware.js। देखो जब यहाँ पर SRC डायरेक्टरी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर SRC के रूट के ऊपर यहाँ पर मिडलवेयर को हमें यहाँ पर क्रिएट करना है, और अगर यहाँ पर SRC डायरेक्टरी को हम यहाँ पर यूज नहीं करते तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के रूट के ऊपर यहाँ पर मिडलवेयर को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो मिडलवेयर के बारे में तो हमें यहाँ पर पता ही है। मिडलवेयर यहाँ पर क्या करता है कि जब हमारे सर्वर के ऊपर यहाँ पर रिक्वेस्ट आती है तो पहले हमारा मिडलवेयर यहाँ पर चल जाता है, और जब वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है उसके बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस टाइप से हमारा मिडलवेयर यहाँ पर वर्क करता है। तो चलो हम यहाँ पर मिडलवेयर को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और उसका मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ मिडलवेयर। तो इसके यहाँ पर एक पैरामीटर होगा जिसका नाम है यहाँ पर रिक्वेस्ट। ओके, अब इसे मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो इस मिडलवेयर के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर टोकन को हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू, तो टोकन को यहाँ पर कुकीज के अंदर से हम यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखना है रिक्वेस्ट। तो अब इसके यहाँ पर कुकीज नाम की यहाँ पर एक मेथड होती है, तो यहाँ पर लिखता हूँ कीज, और अब इसके अंदर यहाँ पर गेट मेथड को हमें यहाँ पर यूज करना है, और अब इसके अंदर यहाँ पर की का नाम लिखना है, तो यहाँ पर लिखता हूँ टोकन। और अब इसके अंदर से यहाँ पर वैल्यू को हम यहाँ पर निकालेंगे, तो मैं लिखता हूँ डॉट वैल्यू, और अब इसे यहाँ पर ऑप्शनल कर देता हूँ क्योंकि अगर यहाँ पर यूजर लॉगिन होगा तो हमारा टोकन यहाँ पर आएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ इफ नॉट टोकन, तो इसके यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, और अब यहाँ पर हम रिस्पॉन्स को पास कर देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ। तो अब इसके यहाँ पर रीडायरेक्ट नाम की यहाँ पर एक मेथड होती है, तो यहाँ पर लिखना है रीडायरेक्ट। ओके, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर यहाँ पर रीडायरेक्ट करने का एक अलग तरीका होता है, तो उसको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है न्यू कीवर्ड को हमें यहाँ पर यूज करना है, उसके अंदर यहाँ पर URL नाम की मेथड को यूज करना है। ओके, और अब इसके अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर होंगे। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर पाथ को हमें यहाँ पर पास करना है, तो मैं लिखता हूँ /login। उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर पाथ के सोर्स को हमें यहाँ पर पास करना है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ request.url। और अब अगर हमारा टोकन यहाँ पर आ जाता है तो उसे यहाँ पर वेरीफाई करवाएंगे, तो जब ट्राई कैच को यहाँ पर यूज कर देता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर यहाँ पर टोकन को हम यहाँ पर वेरीफाई करवाएंगे। पर देखो अब यहाँ पर हम जेसन वेब टोकन को यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट.js का मिडलवेयर होता है ना वो यहाँ पर एज रन टाइम के ऊपर यहाँ पर चलता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर JWT जैसे जो पैकेजेस होते हैं ना वो यहाँ पर ठीक से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ पर एक और पैकेज को यूज करते हैं जिसका नाम है यहाँ पर जोश। तो पहले आपको इसे इंस्टॉल कर देना है, तो यहाँ पर लिखा है npm i जोश। ओके, अब इसे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। तो मेरे यहाँ पर पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं यहाँ पर इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ओके, पर आपको इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है।
तो अब यहाँ पर जेसन वेब टोकन और जोश के बीच में यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सीक्रेट को हम यहाँ पर पास करते हैं। जेसन वेब टोकन के अंदर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर सीक्रेट को पास करते हैं, पर यहाँ पर जोश के अंदर ऐसा नहीं होता है। जोश के अंदर यहाँ पर जब भी यहाँ पर सीक्रेट को पास करते हैं ना, तो पहले उसे हमें यहाँ पर टेक्स्ट इनकोड करना पड़ता है। तो अब इसे यहाँ पर किस तरीके से करते हैं, तो चलो यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल को क्रिएट कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट सीक्रेट इक्वल टू, और अब यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज करना है, और अब यहाँ में टेक्स्ट इनकोडर नाम की मेथड को यूज करना है। तो अब लिखता हूँ टेक्स्ट इनकोडर, और अब इसके अंदर यहाँ पर इनकोड नाम की मेथड को यूज करना है। तो अब लिखता हूँ इनकोड, और अब इसके अंदर यहाँ पर सीक्रेट को हमें यहाँ पर पास कर देना है। तो अब इसे यहाँ पर ENV फाइल के अंदर स्टोर करवाया था, तो यहाँ पर लिखना है process.env, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है। तो मैं ENV फाइल के अंदर जाता हूँ, और अब इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और अब इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, और अब इसके थ्रू यहाँ पर टोकन को मैं यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल को क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट, और अब यहाँ पर पेलोड को मैं यहाँ पर डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पेलोड, ओके, और मैं यहाँ पर अवेट को यूज करना है, तो यहाँ पर लिखता हूँ अवेट। तो अब यहाँ पर जो इसके अंदर यहाँ पर JWT वेरीफाई की मेथड होती है, तो उसे मैं यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ लिखता हूँ JWT वेरीफाई, ओके। तो अब इसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर टोकन को हम यहाँ पर पास करते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ टोकन, और दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर इनकोडेड सीक्रेट को पास करना है, ओके। तो यहाँ पर लिखता हूँ सीक्रेट। तो अब हमारा पेलोड यहाँ पर आ जाएगा, और देखो हमने यहाँ पर अवेट को यूज किया है, तो यहाँ पर इस फंक्शन को हमें यहाँ पर असिंक बनाना होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ असिंक। तो जैसे हमारा पेलोड यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद इसे मैं यहाँ पर कंसोल लॉग भी यहाँ पर करवा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर लिखता हूँ पेलोड, और यहाँ पर एक और कंसोल लॉग को यहाँ पर ऐड करता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ मिडलवेयर रन, ओके। तो इससे हमें यहाँ पर पता चलेगा कि हमारा मिडलवेयर यहाँ पर रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पर हम ट्राई करने यहाँ पर टोकन को वेरीफाई करवा रहे हैं, तो अगर यहाँ पर कोई एरर आती है तो हमारा कैच यहाँ पर चल जाएगा। तो इसके यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली उसे लॉगिन के ऊपर यहाँ पर ही डायरेक्ट कर देंगे। तो इसे मैं यहाँ पर ऊपर से कॉपी कर देता हूँ, ओके, और इसे मैं यहाँ पर कैच के अंदर पास कर देता हूँ। तो अभी इस तरीके से यहाँ पर मिडलवेयर को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। पर देखो अभी जो मिडलवेयर होगा ना, वो यहाँ पर हर रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर चलेगा, पर अब ऐसा तो हम यहाँ पर नहीं चाहते। हम यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर जिस पेज को हम यहाँ पर प्रोटेक्ट करवा रहे हैं, सिर्फ उसी केस में यहाँ पर मिडलवेयर हमारा रन हो। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, इसका हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो भैया करना है, मैं यहाँ पर वेरिएबल को क्रिएट करना है, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट कॉन्फिग इक्वल टू, और अभी हमारा एक ऑब्जेक्ट होने वाला है, और अब इसके अंदर यहाँ पर मैचर नाम की यहाँ पर एक की होती है, तो यहाँ पर लिखना है मैचर, और अब ये हमारा एक एरे होने वाला है, और अब इसके अंदर यहाँ पर पाथ को हम यहाँ पर पास करते हैं, जिसे हम यहाँ पर सिक्योर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश डैशबोर्ड स्लैश, और अब यहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाथ, और यहाँ पर एसएस को हमें यहाँ पर यूज करना है। तो अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो देखो अभी जो मिडलवेयर होगा ना, वो यहाँ पर स्लैश डैशबोर्ड के ऊपर चलेगा, और इसके साथ जो हमारे राउट्स यहाँ पर स्लैश डैशबोर्ड से यहाँ पर स्टार्ट होते हैं, उन सभी के ऊपर भी हमारा मिडलवेयर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये होता है। अब इस कॉन्फ़िग को हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करना होगा, तो इसे मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो अब हमारा लॉजिक यहाँ पर ठीक से वर्क करेगा। तो चलो मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो पहले यहाँ पर ऐप को रन करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ npm रन डे, तो हमारी ऐप यहाँ पर रन हो जाएगी। तो अब इसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो अभी हम यहाँ पर होम पेज के ऊपर है, तो अभी हमारा मिडलवेयर यहाँ पर रन नहीं होगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखो यहाँ पर टर्मिनल के यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर कंसोल लॉग नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर जाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ स्लैश डैशबोर्ड। तो देखो हमारा मिडलवेयर यहाँ पर रन हो रहा है, ये यहाँ पर लॉगिन वाले पेज के ऊपर यहाँ पर ही डायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉगिन नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं आपको टर्मिनल दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पर कंसोल लॉग हुआ है मिडलवेयर रन, तो हमारा मिडलवेयर यहाँ पर रन हो रहा है, ओके। और अभी यहाँ पर लॉगिन नहीं है, इसलिए यहाँ पर लॉगिन वाले पेज के ऊपर यहाँ पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो अब मैं करता हूँ, अब यहाँ पर यूजर को मैं यहाँ पर लॉगिन करवाता हूँ। तो मैं ईमेल के अंदर लिखता हूँ ram@gmail.com, ओके। उसके अंदर पासवर्ड को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, और अब इससे मैं यहाँ पर लॉगिन करवा देता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, ओके। तो यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, और इसने यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया है। तो चलो मैं आपको यहाँ पर टोकन दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट कर देता हूँ, ओके। और मैं एप्लीकेशन से जाना है, तो देखो हमारा टोकन यहाँ पर आ चुका है। और अभी यहाँ पर मैं आपको टर्मिनल दिखाता हूँ, तो देखो हमारा मिडलवेयर यहाँ पर रन हुआ है, और जो हमारे टोकन का पेलोड है ना, वो भी यहाँ पर कंसोल लॉग हो चुका है। देखो इसने यहाँ पर कंसोल लॉग करवाया था, ओके। तुम्हारा लॉजिक यहाँ पर ठीक से वर्क कर रहा है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर पेज को हम यहाँ पर प्रोटेक्ट करवाते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर बात करने वाले रोल बेस्ड ऑथराइजेशन के बारे में। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर जो ऑथराइजेशन का लॉजिक अप्लाई किया था ना, तो उसके अंदर यहाँ पर चेक किया था कि अगर यूजर यहाँ पर लॉगिन होता है तो यहाँ पर कौन सी चीजें कर सकता है, और अगर यूजर यहाँ पर लॉगिन नहीं होता है तो उस केस में यहाँ पर कौन सी चीजें यहाँ पर कर सकता है। तो उसका हमने यहाँ पर लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, पर ये यहाँ पर इनफ नहीं होता है। हम यहाँ पर एक और चीज को हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, जिसका नाम है यहाँ पर रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर यहाँ पर कोई ब्लॉग का यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं,
तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 2 लोग होते हैं। एक होता है हमारा यूज़र और दूसरा होता है यहाँ पर एडमिन। एडमिन यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पर ब्लॉक को क्रिएट कर सकता है, उसे अपडेट कर सकता है और उसे डिलीट भी यहाँ पर कर सकता है। जबकि जो हमारा यूज़र होता है वो यहाँ पर सिर्फ़ उसे देख सकता है। तो इसे यहाँ पर कहते हैं रोल बेस्ड ऑथराइज़ेशन। तो चलो अब इसका लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो पहले यहाँ पर यूज़र का मॉडल हमें यहाँ पर अपडेट करना होगा। अभी मॉडल के अंदर जाता हूँ और अभी यहाँ पर मैं की को ऐड करेंगे और इसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे रोल। तो इसका जो टाइप होगा ना वो यहाँ पर स्ट्रिंग होने वाला है। तो यहाँ पर लिखता हूँ टाइप स्ट्रिंग। उसके अंदर यहाँ पर इनम को यहाँ पर ऐड करते हैं। ओके, तो ये हमारा एक एरे होगा। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो हमारी की है ना उसके अंदर यहाँ पर 2 ही वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। एक होगा हमारा यूज़र और दूसरी की यहाँ पर एडमिन। तो इनम के अंदर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन की तरह वर्क करता है। इसके यहाँ पर ये दोनों वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। इसके यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं हो सकती है। उसके अंदर यहाँ पर एक और चीज़ को ऐड करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट और इसके अंदर यहाँ पर लिखते हैं यूज़र। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कोई भी यूज़र यहाँ पर क्रिएट होगा तो उसका रोल यहाँ पर यूज़र ही होने वाला है। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पर लॉगिन का लॉजिक हमें यहाँ पर अपडेट करना होगा। तो अब मैं यहाँ पर लॉगिन वाली एपीआई के अंदर जाता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर एक मिस्टेक है। ये जो हमारी मैसेज होती है ना उसके अंदर यहाँ पर सेकंड के अंदर यहाँ पर वैल्यू को हम यहाँ पर पास करते हैं। पर इसके अंदर यहाँ पर मिली सेकंड के अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास किया है। तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या अपडेट करना था। ये जो यहाँ पर पेलोड को हम यहाँ पर पास कर रहे हैं ना इसके अंदर यहाँ पर रोल को भी हम यहाँ पर पास करेंगे। तो यहाँ मैं कॉमा लगा देता हूँ और अभी यहाँ पर लिखता हूँ रोल। और अब यहाँ पर जो यूज़र का डेटा होगा ना वो यहाँ पर यूज़र नाम के वेरिएबल के अंदर आएगा। तो इसके तुम यहाँ पर वैल्यू को हम यहाँ पर पास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र और इसके यहाँ पर रोल नाम की यहाँ पर की होगी। तो मैं लिखता हूँ रोल। ओके, तो मैं रोल की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये भी ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर मिडलवेयर के अंदर जाना है और उसका लॉजिक हमें यहाँ पर अपडेट करना है। तो अभी हमें पेलोड को यहाँ पर कंसोल करवाया ना तो उसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। तो अब लिखता हूँ इफ और अब यहाँ पे लिखना है रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल डॉट पाथ नेम डॉट स्टार्ट्स विथ। तो अब ये यहाँ पर एक मेथड होगी तो उसके यहाँ पर यूआरएल को हमें यहाँ पर पास करना है। तो अब लिखता हूँ स्लैश एडमिन। तो अब इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारा राउट यहाँ पर स्लैश एडमिन से यहाँ पर स्टार्ट होगा तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ इफ और अब यहाँ पर हम रोल को चेक करेंगे। तो जो हमारा रोल होगा ना यहाँ पर पेलोड के अंदर आएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ पेलोड डॉट रोल ट्रिपल इक्वल टू एडमिन। तो मतलब कि अगर हमारा रोल यहाँ पर एडमिन होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे और अब यहाँ पर नेक्स्ट रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब लिखता हूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट के मेथड को हमें यहाँ पर यूज करना है। तो मतलब कि पहले यहाँ पर राउट को चेक करेंगे। अगर यहाँ पर राउट यहाँ पर स्लैश एडमिन से यहाँ पर स्टार्ट होगा तो यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन को अप्लाई करेंगे और अब यहाँ पर हम रोल को हम यहाँ पर चेक करेंगे। और अगर इसका रोल यहाँ पर एडमिन आता है तो सिंपली उसे हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। ओके, तो इस टाइप से हमारा लॉजिक यहाँ पर वर्क करेगा। अब इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ पर अपडेट करना है तो यहाँ पर एक और पाथ को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मैं कॉमा लगा देता हूँ और अब यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश एडमिन स्लैश उसके अंदर यहाँ पर कॉल लगाना है और यहाँ पर लिखना है पाथ और एस्टेरिस्क को हम यहाँ पर यूज करना है। ओके, तो हमारा मिडलवेयर का लॉजिक भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक एडमिन का पेज हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ऐप के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर एक राउट को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ एडमिन और अब यहाँ पर मैं पेज डॉट जेएसएस को मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर हम एडमिन के पेज को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर RFCE को यूज़ कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एडमिन पेज। तो इसे यहाँ पर फॉर्मेट कर देता हूँ और अब यहाँ पर यूआई को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो पहले से यहाँ पर निकाल देता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक डिव को क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर थोड़ी मार्जिन को ऐड करते हैं। तो हम लिखता हूँ MT5। अब इस डिव के अंदर यहाँ पर एक H1 टैग को यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर थोड़ी स्टाइल को अप्लाई करता हूँ। तो हम लिखता हूँ टेक्स्ट फॉर एक्सेल। उसका टेक्स्ट को हम यहाँ पर सेंटर कर देते हैं। तो हम लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर और फॉन्ट को हम यहाँ पर सेमी बोल्ड कर देते हैं। तो हम लिखता हूँ फॉन्ट सेमी बोल्ड और इसके यहाँ पर लिखता हूँ एडमिन पेज। ओके, तो अभी इस टाइप से बेसिक यूआई को हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो चलो अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो पहले यहाँ पर ऐप को रन करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ npm रन dev। तो हमारी ऐप यहाँ पर रन हो जाएगी। तो अब इससे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ओके, तो हमारी ऐप यहाँ पर रन हो चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एडमिन वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ स्लैश एडमिन। तो देखो ये यहाँ पर लॉगिन वाले पेज के ऊपर यहाँ पर रिडायरेक्ट कर रहा है क्योंकि देखो हमने यहाँ पर मिडलवेयर के अंदर यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर ट्राई कैच को हमने यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर कोई भी एरर यहाँ पर आती है तो हमारा कैच यहाँ पर चल जाएगा और वो हमें यहाँ पर लॉगिन के ऊपर यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, पर यहाँ पर हम एडमिन के केस में यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एल्स को यहाँ पर यूज कर देता हूँ। ओके, और इसे यहाँ पर मेन पेज के ऊपर हम यहाँ पर रिडायरेक्ट करेंगे। तो क्या करता हूँ, उसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ और पास करने में यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश। ओके, तो हमारे मेन पेज के ऊपर यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर सेव करता हूँ और अब यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने अपने मॉडल को हमने यहाँ पर अपडेट किया था और उसके अंदर यहाँ पर रोल की को हमने यहाँ पर ऐड किया था। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग यूजर होंगे उसके यहाँ पर रोल ना की यहाँ पर की नहीं होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर एक यूजर को यहाँ पर साइन अप करवाता हूँ।
तो यहाँ मैं साइन अप वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ साइन अप और अब यहाँ पे हम यूजर को रजिस्टर करवाते हैं। तो नेम के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ सचिन, ईमेल के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ sachin@gmail.com। उसके अंदर यहाँ पर पासवर्ड को यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर साइन अप करवा देता हूँ। तो यहाँ पे साइन अप हो रहा है तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो हमारा यूजर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो चलो इसे हम यहाँ पर लॉग इन करवाते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन वाले पेज के ऊपर जाता हूँ और अब इसे मैं यहाँ पर लॉग इन करवाता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ sachin@gmail.com। उसके यहाँ पर पासवर्ड को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर लॉग इन करवा देता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे लॉग इन हो चुका है और हम यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर यहाँ पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर एडमिन वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ /admin। तो देखो ये मैं यहाँ पर होम पेज के ऊपर यहाँ पर रिडायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि जिस यूजर को हम यहाँ पर लॉगिन करवाए है ना, उसका रोल यहाँ पर यूजर है। इसलिए मैं यहाँ पर होम पेज के ऊपर मैं यहाँ पर रिडायरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको पेलोड को यहाँ पर कंसोल करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ मैं लिखता हूँ पेलोड और मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं ब्राउजर के अंदर जाता हूँ और हम यहाँ पर एडमिन वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। मैं लिखता हूँ /admin। तो देखो इसने यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया है। तो चलो मैं आपको यहाँ पर टर्मिनल को दिखाता हूँ। तो देखो अब वहाँ पेलोड यहाँ पर कंसोल हुआ है। तो देखो इसके रोल के अंदर यहाँ पर लिखा है यूजर, इसलिए यहाँ पर होम पेज के ऊपर यहाँ पर रिडायरेक्ट कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर डेटाबेस के अंदर यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर डेटाबेस के अंदर यहाँ पर लॉगिन कर दिया है। तो बीच में यूजर है ना, उसने यहाँ पर अभी भी यहाँ पर क्रिएट किया है। तो अभी क्या करता हूँ, इसका जो रोल है ना उसे मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन और इसे मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। ओके, तुम्हारा रोल यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो चलो मैं पर फिर से यहाँ पर रिजल्ट को हम यहाँ पर लॉगिन करवाते हैं। तो यहाँ मैं लॉगिन वाले पेज के ऊपर जाता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ /login और अब यहाँ पर रिजल्ट को मैं यहाँ पर लॉगिन करवाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ sachin@gmail.com। उसके अंदर पासवर्ड को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एडमिन वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ /admin। क्योंकि तो यहाँ पर ओपन हुआ है तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो देखो हमारा एडमिन वाला पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है और इसे यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। और हम आपको यहाँ पर टर्मिनल दिखाता हूँ। तो देखो वहाँ पेलोड यहाँ पर कंसोल हुआ है और देखो इसके रोल के अंदर यहाँ पर लिखा है एडमिन। ओके, तो अभी स्टार्ट से यहाँ पर रोल बेस्ड ऑथराइजेशन का लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हाउ रियल फुल स्टैक एप्लीकेशन वर्क। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो जब हम यहाँ पर नेक्स्ट जेएस का फुल कोर्स स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को हमने यहाँ पर कवर किया था। उसके बाद हम यहाँ पर आगे मूव किया और हम यहाँ पर नेक्स्ट जेएस के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर समझा। इसके यहाँ पर कौन से फोल्डर्स होते हैं, कौन सी फाइल्स होती है, उनका क्या वर्क होता है, उन सभी के बारे में यहाँ पर समझा। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐप राउटर के बारे में यहाँ पर समझा कि यहाँ पर ऐप राउटर होता क्या है, उसे हम यूज किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पर पेजेस को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर एपीआई राउट्स को हम यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर बात की। और जैसे हम यहाँ पर ऐप राउटर को हमने यहाँ पर समझ लिया, उसके बाद यहाँ पर डेटाबेस की हमने यहाँ पर बात की, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर डेटाबेस को हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यार इसका लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब जैसे हमारा डेटाबेस के यहाँ पर लॉजिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ पर बैकएंड के अंदर हमने यहाँ पर मूव किया और हमने यहाँ पर बात की कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एपीआईज को क्रिएट करते हैं और हमने यहाँ पर पूरे CRUD ऑपरेशन का लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई किया। ओके, अब जैसे हमारा CRUD ऑपरेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की हमने यहाँ पर बात की कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर यूजर को हम यहाँ पर साइन अप करवाते हैं, लॉग इन करवाते हैं, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पर बात की। तो इसके अंदर यहाँ पर बिक्री पैकेज को हमने यहाँ पर यूज किया था और हम यहाँ पर पासवर्ड को हैश करवाया था और जब हम यहाँ पर लॉगिन करवाते हैं तो हम यहाँ पर पासवर्ड को हम यहाँ पर कंपेयर करवाते हैं। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर बिक्री का लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। अब इसके बाद यहाँ पर टोकन का लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई किया। तो इसके यहाँ पर जेसन टोकन को हमने यहाँ पर यूज किया था। तो हम क्या करते हैं कि जब यूजर यहाँ पर लॉगिन करता है तो हम यहाँ पर टोकन को हम यहाँ पर क्रिएट करवाते हैं और उसके बाद उसे यहाँ पर कुकीज के अंदर हम यहाँ पर स्टोर करवा देते हैं। अब इसके बाद हमारा मिडलवेयर का लॉजिक यहाँ पर आता है। ये क्या करता है कि हमारे टोकन को यहाँ से निकालता है और उसे यहाँ पर वेरीफाई करता है। अब जैसे हमारा यूजर यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है, उसके लिए यहाँ पर रोल बेस्ड ऑथराइजेशन हम यहाँ पर करते हैं। ओके, और अब इस तरीके से यहाँ पर मिडलवेयर का लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। तो चलो अब यहाँ पर समझते हैं कि जो हमारी फुल स्टैक एप्लीकेशन है यहाँ पर टुगेदर किस तरीके से यहाँ पर वर्क करती है। तो पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐप को यहाँ पर रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ npm run dev। ओके, तुम्हारी ऐप यहाँ पर रन हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ओके, तुम्हारी नेक्स्ट ऐप यहाँ पर रन हो चुकी है। अब देखो हमने यहाँ पर यूआई के ऊपर हमने यहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया है। तो अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर यूआई को भी यहाँ पर कंप्लीटली बिल्ड करें तो आप हमें कमेंट करके बताना। तो ये हमारे नेक्स्ट जेएस के फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पर वर्क करेगा। तो अगर आप यहाँ पर चाहते हैं किसी ने यहाँ पर कंप्लीटली बिल्ड करे तो आप हमें कमेंट करना फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। ओके, तो चलो अब यहाँ पर समझते हैं कि हमारा लॉजिक यहाँ पर किस तरीके से टुगेदर वर्क करता है। तो यहाँ मैं साइन अप वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ /signup। ओके, और अब यहाँ पर मैं एक यूजर को रजिस्टर करवाता हूँ। तो यहाँ मैं नाम के अंदर लिखता हूँ अमित, ईमेल के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ amit@gmail.com। ओके,
उसके लिए यहाँ पर पासवर्ड को यहाँ पर पास करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर साइन अप करवा देता हूँ। ओके, तब यहाँ पे साइन अप हो रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो हमारा यूज़र यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम यहाँ पर यूज़र को यहाँ पर साइन अप करवाते हैं तो हमारी साइन अप की पे यहाँ पर रन हो जाएगी और ये यहाँ पर डेटाबेस के लिए यहाँ पर यूज़र को क्रिएट करेगी। ओके, तो अब इसके बाद हम यहाँ पर यूज़र को यहाँ पर लॉगिन करवाते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन वाले पेज के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ /login और अब यहाँ पे यूज़र को लॉगिन करवाता हूँ। तो ईमेल के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ amit@gmail.com। उसके लिए मैं पासवर्ड को यहाँ पर पास करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर लॉगिन करवा देता हूँ। ओके, तो हमारा यूज़र यहाँ पर लॉगिन हो चुका है और हम यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर यहाँ पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर फॉर्म को सबमिट किया तो हमारी लॉगिन की पे यहाँ पर चल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर टोकन क्रिएट होगा और वो यहाँ पर कुकीज़ के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। और हमने फ्रंट एंड के अंदर यहाँ पर क्या किया था कि जब हमारा यूज़र यहाँ पर लॉगिन हो जाता है उसके बाद उसे हमने यहाँ पर रिडायरेक्ट करवाया था। देखो, इसे हमने यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर रिडायरेक्ट करवाया है। जैसे हमारा डैशबोर्ड वाला पेज ओपन होगा तो इससे पहले हमारा मिडलवेयर यहाँ पर चल जाएगा। और ये मिडलवेयर यहाँ पर क्या करेगा, ये हमारे टोकन को यहाँ पर वेरीफाई करेगा। जैसे हमारा टोकन यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है उसके यहाँ पे सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देगा। तो इसे यहाँ पर कंडीशन के बाद भी हमें यहाँ पर ऐड करना है। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर मिडलवेयर यहाँ पर रन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैचर को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ मैं लॉगिन वाले पेज के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ लॉगिन। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 2 सिनेरियो होते हैं। तो पहले सिनेरियो के अंदर यहाँ पर यूज़र लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आता है। तो क्या होगा कि जब यहाँ पर लॉगिन कर देगा उसके बाद वो यहाँ पर डैशबोर्ड को यहाँ पर एक्सेस कर पाएगा और अगर वो यहाँ पर एडमिन के राउट्स को यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो उसे यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद दूसरा सिनेरियो होगा हमारा एडमिन का। जब यहाँ पर एडमिन लॉगिन करेगा तो यहाँ पर एडमिन पे यहाँ पर एक्सेस कर पाएगा। तो चलो अब मैं यहाँ पर एडमिन को यहाँ पर लॉगिन करवाता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ sachin@gmail.com। उसके बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड को यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर लॉगिन करवा देता हूँ। तो देखो, ये हम यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर रिडायरेक्ट कर रहा है। तो ये जो रिडायरेक्शन है ना वो यहाँ पर फ्रंट एंड के कारण यहाँ पर हो रहा है। तो अब यहाँ पर तो हम एडमिन है तो यहाँ पर एडमिन पेज को हम यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ /admin। ओके, और इसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो देखो, हम यहाँ पर एडमिन पेज को हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर एडमिन पेज के ऊपर जाएंगे तो हमारा मिडलवेयर यहाँ पर रन होगा और मिडलवेयर क्या करेगा कि हमारे टोकन को यहाँ पर वेरीफाई करेगा और उसके यहाँ पर रोल को यहाँ पर चेक करेगा और अगर यहाँ पर रोल एडमिन होता है तो ये सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देगा। तो एडमिन इस पेज को यहाँ पर एक्सेस कर पाएगा। तो अब इस तरीके से हमारी फुल स्टैक एप्लीकेशन का लॉजिक यहाँ पर टुगेदर वर्क करता है और अब इसके साथ हमारा नेक्स्ट.जेएस का फुल कोर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको यहाँ पर फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको इस वीडियो के लिए यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और इसके साथ अभी तक आपने हमारे नेक्स्ट.जेएस के फुल कोर्स को एक्सेस नहीं किया है तो मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।